हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? एग्जीक्यूटिव है। इससे पहले की सारी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5 में है, स्टेट एग्जीक्यूटिव पार्ट 6 में है। और यूनियन में हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट। स्टेट में हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन है? गवर्नर। देन अगर मेंबर्स देखें तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल है। याद रखना है, एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे? अटॉर्नी जनरल। तो ये भी यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ठीक है। देन स्टेट एग्जीक्यूटिव का अगर देखें, गिव मी अ मोमेंट। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल है। जैसे यहाँ अटॉर्नी जनरल है, यहाँ एडवोकेट जनरल है। अब देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो पहले वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, देन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 63 इस्टेब्लिश करता है वाइस प्रेसिडेंट एज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट क्या है? सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है इंडिया में, और ये मॉडल्ड है ऑन द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट पे। ठीक है, तो काफ़ी सारा फीचर अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से मिलता है। अब देखते हैं इलेक्शन के बारे में। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है कहाँ पे? बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। और इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज से, और इलेक्टोरल कॉलेज जो है मिलके कौन बनाएगा? बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट मिलके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर रहेंगे। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसमें इंक्लूड नहीं होता है। ये आपको याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट के केस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूड नहीं होता है। देन वोटिंग मेथड अगर हम देखें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। ठीक है, सीक्रेट बैलेट होता है। तो याद रखना है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और कैसे होता है? सीक्रेट बैलेट के थ्रू। देन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अगर देखें कि कोई भी अगर इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट आया तो सॉल्व कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 71 में है कि इसको सॉल्व कौन करेगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को? तो सुप्रीम कोर्ट। देन इलेक्शन वैलिड इवन विथ इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉलेज। तो क्या कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो है वैलिड होगा अगर इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट भी है, फिर भी इलेक्शन वैलिड होगा। इस बेसिस पे इनवैलिड नहीं किया जा सकता है कि इनकम्प्लीट है इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है। देन एस राधाकृष्णन और मोहम्मद हयादतुल्ला, शंकर दयाल शर्मा, ये लोग जो है इलेक्ट हुए थे अनअपोज्ड। तो इलेक्टेड अनअपोज्ड कहने का मतलब है कि द पर्सन वॉज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड विदाउट एनी वोटिंग बिकॉज नो अदर कैंडिडेट कंटेस्टेड अगेंस्ट देम, क्योंकि और कोई था ही नहीं अपोजिशन में। ठीक है, तो इसीलिए ये इलेक्ट हुए अनअपोज्ड। तो एस राधाकृष्णन ये दो बार इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, मोहम्मद हयादतुल्ला, शंकर दयाल शर्मा। तो ये भी चीज़ याद रखना है कि ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट भी हो सकते हैं अनअपोज्ड। ठीक है। देन नॉमिनेशन के लिए 20 प्रपोजर, 20 सेकेंडर चाहिए, और सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना करना होगा? 50,000 रुपीज़ जो है RBI को। देन नेक्स्ट देखते हैं क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। देन मिनिमम एज अगर देखें तो 35 ईयर्स ऑफ एज, और क्वालिफाइड होने चाहिए किसके लिए? राज्यसभा के लिए। क्वालिफाइड फॉर राज्यसभा मेंबर के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। कुछ एक्सेप्शन इसमें अप्लाई हो सकता है, तो याद रखना है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए राज्यसभा के लिए, और मिनिमम एज होना चाहिए 35 ईयर्स। देन ओथ ऑफ ऑफिस अगर देखें तो एडमिनिस्टर कराया जाएगा किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, और कोई अपॉइंटेड पर्सन। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही, अगर कोई अपॉइंटेड पर्सन है तो उसके द्वारा, या प्रेसिडेंट जो है ओथ को एडमिनिस्टर्ड करवाएंगे। आर्टिकल 69। देन कंडीशन क्या है ऑफिस का? ठीक है, तो ऑफिस का
ऑफिस का कुछ कंडीशन है, कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये ना तो मेंबर हो सकते हैं पार्लियामेंट के, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के, और अगर ये मतलब मेंबर होते हैं कहीं के भी पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के तो उनको वैकेट करना होगा अगर इलेक्ट हो रहे हैं तो, और मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इनको होल्ड नहीं करना है। और ये टर्म है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्या ये कहीं डिफाइंड है? नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। देन एम्प्लॉयमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस के बारे में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई नहीं करता है कि सैलरी क्या होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट का, और वो सैलरी रिसीव करते हैं एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में जो है उनको सैलरी मिलता है। देन टर्म देखिए, अगर उनके ऑफिस का आर्टिकल 67 में है तो टर्म है इनका 5 ईयर्स, और ये एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए, ठीक है, मतलब दोबारा से इनको री इलेक्ट किया जा सकता है। अगर एक बार इन्होंने टर्म पूरा कर लिया उसके बाद भी दोबारा री इलेक्ट किया जा सकता है। रेजिग्नेशन कहाँ देंगे ये? तो रेजिग्नेशन ये सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट को। और कंटिन्यूज इन द ऑफिस अंटिल अ सक्सेसर अज्यूम चार्जेस, मतलब क्या है कि वो ऑफिस में तब तक रहेंगे जब तक कि इलेक्ट होके फिर से दोबारा जो है कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाता है तब तक, ठीक है, जो भी सक्सेसर है वो जब तक नहीं आएगा तब तक वो ऑफिस में रहेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि क्या वो इमीडिएटली अपने ऑफिस को वैकेंट कर देते हैं? तो नहीं, वो इमीडिएटली अपने ऑफिस को वैकेंट नहीं करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूज इन ऑफिस अंटिल ए सक्सेसर अज्यूम चार्जेस। देन रिमूवल अगर देखें तो यहाँ पे इम्पीचमेंट की ज़रूरत नहीं है, जैसे प्रेसिडेंट के केस में देखते हैं कि इम्पीचमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पे क्या इम्पीचमेंट की ज़रूरत है? नहीं, यहाँ इम्पीचमेंट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे होगा राज्यसभा का रेजोल्यूशन, ठीक है, विथ इफेक्टिव मेजोरिटी। क्यों राज्यसभा का रेजोल्यूशन क्यों होगा वाइस प्रेसिडेंट के केस में? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। मतलब क्या है कि वो वाइस प्रेसिडेंट अगर बने तो वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएंगे, वो राज्यसभा के भी चेयरमैन बन जाएंगे। तो ये बात याद रखना है कि क्या फिर इसको इम्पीच रिमूवल के लिए फिर क्या होगा कि राज्यसभा का रेजोल्यूशन जो है जरूरी है विथ इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है, फॉलोड बाय सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा। तो क्या समझ में आया कि राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी, और 14 डेज का नोटिस जरूरी है। अगर रिमूव किया जा रहा है तो इससे पहले 14 डेज का प्रायर नोटिस की जरूरत है। और कोई भी ग्राउंड जो है स्पेसिफाइड नहीं है रिमूवल के लिए कि किस ग्राउंड पे वाइस प्रेसिडेंट को निकाला जाएगा, इस तरीके से कोई भी ग्राउंड यहाँ स्पेसिफाइड नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए। ये बात याद रखना चाहिए, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड स्पेसिफाइड नहीं है कि किस ग्राउंड पे इनको रिमूव किया जाना चाहिए। देन अब इफेक्टिव मेजोरिटी को समझते हैं कि आखिर ये इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस एक्सक्लूडिंग वैकेंसीज, वैकेंसीज को हटा के टोटल मेंबरशिप। तो इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब हो गया कि टोटल स्ट्रेंथ, मतलब जितना टोटल स्ट्रेंथ है उस हाउस का, टोटल स्ट्रेंथ में से वैकेंट सीट को हटाओ, ठीक है। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है आर्टिकल 67 के अंदर, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट करना क्या होगा? इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होगा राज्यसभा में, लोकसभा में तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगा। और इसी इफेक्टिव मेजोरिटी को यूज किया जाता है रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा के स्पीकर एंड लोकसभा के डिप्यूटी स्पीकर को अगर रिमूव किया जाएगा तो क्या यूज किया जाता है? यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी जो है यूज किया जाता है, और चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन इन राज्यसभा, ठीक है। तो याद रखना है कि इफेक्टिव मेजोरिटी स्पेशली किसके लिए यूज किया जाता है? स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर और चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन इन राज्यसभा, ठीक है, इनके लिए इफेक्टिव मेजोरिटी यूज किया जाता है। तो देखें अगर कि राज्यसभा में टोटल कितना है? 245 सीट्स है। कितना सीट्स है टोटल? 245 सीट्स है, ठीक है। उसमें से 5 वैकेंट है। वैकेंट और एब्सेंट में आपको पता होना चाहिए कि एब्सेंट मतलब आज नहीं आए हैं लेकिन वो हैं, ठीक है, सीट पे, पर वैकेंट का मतलब कि इस सीट पे कोई है ही नहीं। तो उस 5 वैकेंट सीट को माइनस कर दिया तो अब रहा 245 में 5 माइनस करा तो कितना बचा? 240 बचा। तो अब मेजोरिटी कितना चाहिए? अब अगर हमें इसका जो है हाफ से ज़्यादा चाहिए तो इसका मतलब कि 140 से ज़्यादा लोग या 140 लोग जो है, कम से कम इतना मेजोरिटी हमें ज़रूरत है। तो इस तरीके से इफेक्टिव मेजोरिटी होता है। इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या होता है? वैकेंट सीट को हटा दिया जाता है। ओके, देन अब देखते हैं वैकेंसी।
वैकेंसी क्यों हो सकता है? अगर टर्म एक्सपायर हो गया, अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया, रिमूवल उनका अगर रिमूवल हो रहा है, ठीक है, या डेथ की वजह से, डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, या फिर ये प्रूफ हो गया कि इनका इलेक्शन जो है वॉइड है, ठीक है, तो इस वजह से वैकेंट हो सकता है। देन इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड बिफोर द टर्म्स एंड, तो इलेक्शन जो है कैसे होना चाहिए? जब टर्म एंड होने वाला हो उससे पहले होना चाहिए, ठीक है। इमीडिएट इलेक्शन होना चाहिए इन केस ऑफ प्री मैच्योर वैकेंसी, अगर टाइम से पहले ही सीट वैकेंट हो गया तो इमीडिएट तुरंत ही इलेक्शन होना चाहिए। देन नेक्स्ट देखते हैं पावर्स क्या है, ठीक है, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहने का क्या मतलब है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा का, ठीक है, इसके लिए कोई स्पेशल इलेक्शन वगैरह नहीं होगा। अगर वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए मीन्स वो चेयर करेंगे राज्यसभा को, ठीक है, आर्टिकल 64 के अंदर। देन पावर जो है, जब वो राज्यसभा का के चेयरमैन हैं तो पावर उनका सिमिलर होगा टू स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो जो लोकसभा के पास पावर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास जो पावर है, सेम पावर जो है राज्यसभा के स्पीकर के पास होगा। और ये एक्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट कब करेंगे? आर्टिकल 65 के अंदर, जब प्रेसिडेंट ऑन प्रेसिडेंट्स वैकेंसी, अगर सीट वैकेंट होगा प्रेसिडेंट का तो वो एक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम कितने टाइम के लिए? 6 मंथ के लिए, ठीक है। और अगर प्रेसिडेंट जो है अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज़, तो जब अगर प्रेसिडेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं ड्यूटी को, तब वाइस प्रेसिडेंट जो है क्या करेंगे? प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे। तो जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं तो मीन्स राज्यसभा को तो चेयर नहीं कर पाएंगे, तो राज्यसभा को चेयर कौन करेगा? तो डिप्यूटी चेयरमैन जो है राज्यसभा के फंक्शन को टेक ओवर करेंगे, ठीक है। बस इतना सा आपको समझना है कि डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के फंक्शन को टेक ओवर करेंगे। और ये बात याद रखना है कि जब वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं तो मैक्सिमम वो 6 मंथ ही एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन अगर देखें अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के साथ तो समझते हैं। तो जो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट है ये क्या कैसे एक्ट करेंगे? एक्ट एज ए इंटरिम प्रेसिडेंट, ठीक है, अंटिल न्यू इलेक्शन। और जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है डायरेक्टली सक्सीड्स प्रेसिडेंट फॉर रेस्ट ऑफ द टर्म। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है? यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम 6 मंथ के लिए ही जो है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे, और 6 मंथ के अंदर जो है फिर से हमें प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में क्या होता है कि अगर वो प्रेसिडेंट के जगह पे आ गए तो जितना भी टर्म बचा है रेस्ट ऑफ द टर्म तक प्रेसिडेंट वही रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे इलेक्शन नहीं होगा। लेकिन इंडिया के केस में है कि वो टेम्परेरीली जो है प्रेसिडेंट बन करके रहेंगे, इंटरिम प्रेसिडेंट बनेंगे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए बनेंगे, मैक्सिमम 6 मंथ के लिए बन सकते हैं, ठीक है, ये कहा जा रहा है। अब देखते हैं इंडियन वाइस प्रेसिडेंट वर्सेस अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को। तो इंडिया में अगर देखें तो इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्टली पार्लियामेंट के द्वारा, और यूएसए में इलेक्ट किया जाता है जॉइंटली प्रेसिडेंट के द्वारा। देन रोल देखिए अगर अपर हाउस में, तो इंडिया में प्रिसाइड करते हैं ओवर राज्यसभा। वोट ये कब करेंगे? सिर्फ जब अगर कोई टाई का केस हुआ, ठीक है, अब ये मामला फंस चुका है, केस ऑफ टाई है, देन सिर्फ वोट करेंगे। और यूएसए में प्रिसाइड करेंगे ओवर सीनेट, ठीक है, और वोट करेंगे टाई के केस में। तो सेम बात है कि ये प्रिसाइड करेंगे किसके ऊपर? राज्यसभा के ऊपर। ये यूएसए में प्रिसाइड करेंगे सीनेट पर, ठीक है, और टाई के केस में वोट करेंगे। अगर टाई हो गया तभी वोट करेंगे। देन प्रेसिडेंशियल सक्सेशन में हमने क्या देखा कि इंडिया में वो एक्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम 6 मंथ, कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम के लिए वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं? 6 महीने के लिए बन सकते हैं, अंटिल अ न्यू वन इज इलेक्टेड, जब तक कि कोई नया जो है इलेक्ट होकर नहीं आ जाता है। और यूएसए में बिकम्स प्रेसिडेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म, और जो टाइम बच गया यूएसए में रेस्ट ऑफ द टर्म के लिए वहां पे वो प्रेसिडेंट बने रहेंगे। सपोज अगर 5 ईयर था, देन प्रेसिडेंट का सीट जो है किसी भी रीजन से वैकेंट हो गया, ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि अगर उन्होंने 3 साल ऑलरेडी कर चुके थे अपना टर्म पूरा प्रेसिडेंट, अब यहाँ पे 2 ईयर बच रहा है, तो यूएसए के केस में क्या होगा? यूएसए के केस में ये 2 ईयर्स के लिए पूरा ये प्रेसिडेंट बने रहेंगे। लेकिन इंडिया के केस में 6 मंथ के अंदर ही जो है मैक्सिमम 6 मंथ तक होना चाहिए, 6 मंथ से काफ़ी कम भी हो सकता है, और 6 मंथ के अंदर ही इलेक्ट करना पड़ेगा न्यू वन को, ठीक है, ये कहा जा रहा है। देन एग्जीक्यूटिव पावर अगर देखें तो इंडिया में कोई वाइस प्रेसिडेंट के पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन यूएसए में वो पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ही है, और उनको काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है, ठीक है। तो इंडिया में अगर देखें कि वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे हाइब्रिड हैं, ठीक है, ऑफ इंडियन राज्यसभा चेयरमैन
एंड द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हाइब्रिड के रूप में देखने के लिए मिलता है कि वो राज्यसभा चेयरमैन का भी फंक्शन निभाते हैं और कुछ चीज़ें जो है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से मिलता जुलता है, लेकिन लिमिटेड एग्जीक्यूटिव पावर है। आर्टिकल 63 से 71 जो है वाइस प्रेसिडेंट के रोल, इलेक्शन और रिमूवल के बारे में बताता है, और वो ये एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट की तरह जब रिक्वायर्ड होता है, लेकिन टेम्परेरी, याद रखना है टेम्परेरी बेसिस पे। तो अब जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट्स के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट के बारे में अगर देखें तो इनको कैसे इलेक्ट किया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट किया जाता है, और इनके जो है इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही होंगे। तो ये आपको याद रखना है कि कभी अगर इलेक्टोरल कॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आप वहाँ पे देखते हैं नॉमिनेटेड, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर देखते हैं, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर जो है यहाँ नहीं है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही है, ठीक है। तो इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्टेड एमएलएज, तो इलेक्टेड एमएलएज होंगे, ठीक है, स्टेट्स के प्लस दिल्ली एंड पुडुचेरी के होंगे यूटीज़ में, एंड इलेक्टेड एमपीज होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के एमपी होंगे। तो यहाँ पे जो भी होंगे इलेक्टेड होंगे, ठीक है। देन वाइस प्रेसिडेंट के केस में तो यहाँ पे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों हो सकता है, लोकसभा और राज्यसभा का। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यहाँ नहीं हैं, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यहाँ पे नहीं है, ये आपको याद रखना है वाइस प्रेसिडेंट के केस में। और प्रेसिडेंट के केस में क्या है कि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस पता चला, और यहाँ ये पता चला कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों, और यहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर। देन मेंबर मेथड ऑफ इलेक्शन अगर देखें तो इलेक्ट किया जाता है कैसे, सीक्रेट बैलेट से यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इलेक्शन डिस्प्यूट, ठीक है, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, और इसको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यहाँ पे फाइनल होगा। और जो भी एक्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है बिफोर देयर इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड, उनके इलेक्शन को वॉइड करने से पहले जो भी एक्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है वो वैलिड रहेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट पूछा भी जा चुका है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी कारण से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन दोनों में से किसी का भी इलेक्शन अगर वॉइड हो जाता है, ठीक है, तब भी उन्होंने जो भी एक्ट किया रहेगा इससे पहले वो वैलिड होगा, ठीक है। देन देखते हैं क्वालिफिकेशन, ठीक है। प्रेसिडेंट क्वालिफाइड फॉर लोकसभा, याद रखना चाहिए आपको ये कि प्रेसिडेंट जो है क्वालिफाइड होना चाहिए लोकसभा के लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 प्लस जो है ईयर्स होना चाहिए, और नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, मीन्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनको नहीं होना चाहिए। देन वाइस प्रेसिडेंट का अगर देखें तो ये क्वालिफाइड है राज्यसभा के लिए, ठीक है, क्वालिफाइड होने चाहिए किसके लिए, राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 प्लस ईयर्स, और नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। बस यहाँ पे जो डिफरेंस है आपको ये याद रखना है कि प्रेसिडेंट के केस में ये क्वालिफाई होनी चाहिए लोकसभा के मेंबर बनने के लिए, और वाइस प्रेसिडेंट के केस में ये क्वालिफाई होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। अब देखते हैं ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएगा ओथ, ठीक है, और सीनियर मोस्ट जज, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है, उस टाइम पे तो सीनियर मोस्ट जज दिला सकते हैं। देन वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलाएगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाएंगे, और अ पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, या कोई पर्सन को अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करे तो याद रखना है प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट जज, और वाइस प्रेसिडेंट को दिलाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अ पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, ठीक है। अब कंडीशन देखते हैं ऑफिस का कि आखिर ऑफिस का क्या कंडीशन है। तो अगर देखें तो दोनों के केस में क्या है, मस्ट नॉट बी एमपी और एमएलए, कि एमपी और एमएलए नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना है कि एमपी और एमएलए नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, और प्रेसिडेंट जो है इंटाइटल टू राष्ट्रपति भवन, तो प्रेसिडेंट को क्या मिलेगा, राष्ट्रपति भवन मिलेगा। सैलरी एंड प्रिविलेजेस जो है डिटरमाइन किया जाएगा किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, और जब तक उनका टर्म है उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, ठीक है, नॉट टू बी रिड्यूस ड्यूरिंग द टर्म, ये बात याद रखना है कि उनके टर्म के दौरान उनके सैलरी को रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। देन टर्म देखते हैं ऑफिस का, तो दोनों के लिए 5 ईयर्स है, कंटिन्यू अंटिल सक्सेसर टेक्स चार्जेस, ठीक है,
देन प्रेसिडेंट किसको रिजाइन करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट किसको रिजाइन करेंगे, प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे, ठीक है। देन रिमूवल प्रोसेस अगर देखें तो प्रेसिडेंट के लिए क्या है, कैन बी इम्पीच्ड, इनको इम्पीच किया जा सकता है फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के लिए इनको इम्पीच किया जा सकता है। और ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इम्पीच क्यों किया जाएगा ये प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, बस इतना लिखा हुआ है कि इम्पीच किया जा सकता है, ठीक है। क्यों किया जा सकता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अब ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा ये डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका कोई इम्पीचमेंट नहीं होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होगा, इनका इम्पीचमेंट नहीं होगा। इनको रिमूव किया जाएगा इफेक्टिव मेजोरिटी से राज्यसभा में प्लस सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए कि इनको रिमूव किया जाएगा कैसे, इफेक्टिव मेजोरिटी से राज्यसभा में, और सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगा लोकसभा में, और 14 डेज का नोटिस जो है जरूरी होगा यहाँ पे, ठीक है। देन इम्पीचमेंट प्रोसेस अगर देखें प्रेसिडेंट का तो क्या है इम्पीचमेंट प्रोसेस, तो यहाँ पे इनिशिएट किया जाएगा बाय 1/4 मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ठीक है। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस इजी नहीं है, पहले तो 1/4 मेंबर के द्वारा क्या किया जाएगा, दोनों हाउस में इनिशिएट किया जाएगा, ठीक है। देन 14 डेज का उनको नोटिस भेजा जाएगा, उसके बाद पास कराना पड़ेगा दोनों हाउस से, ठीक है, बोथ हाउस से 2/3 मेंबरशिप, ठीक है, 2/3 मेंबरशिप के द्वारा जो है पास कराया जाएगा दोनों हाउस से। तो याद रखना है कि अगर इनिशिएट करना है, उनके इम्पीचमेंट प्रोसेस को अगर लाना है, तो पहला प्रोसेस क्या है कि 1/4 मेंबर जो है मिलके अगर रेडी हो, 1/4 मेंबर रेडी हो आइदर हाउस के कि हाँ ठीक है इम्पीचमेंट प्रोसेस लाना चाहिए, तभी इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है लाया जाएगा। सबसे फर्स्ट स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप है 14 डेज का नोटिस, और तीसरा स्टेप है 2/3 टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ हाउसेस, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। देन देखते हैं पार्टिसिपेंट्स इन रिमूवल, ठीक है। तो कौन कौन रहेगा रिमूव करने में, तो प्रेसिडेंट के केस में ऑल इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड एमपीज ऑफ बोथ हाउस। तो हमने क्या देखा था कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होगा, और वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी मेंबर होगा, ठीक है, और यूटी से दिल्ली और पुडुचेरी होगा, ये हमने देखा था। लेकिन यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि सारे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर रहेंगे दोनों हाउस के, ठीक है। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का रोल नहीं है जब रिमूव करना है तो। देन वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या है, ओनली राज्यसभा, कौन रिमूव करेगा, ओनली राज्यसभा वोट्स विथ इफेक्टिव मेजोरिटी। तो यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए जो है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, और इसको रिमूव कौन करेगा, ओनली राज्यसभा, ठीक है। देन फॉलोड बाय सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा। तो पहले राज्यसभा से इफेक्टिव मेजोरिटी, देन लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी। तो इसको इनिशिएट किसके द्वारा किया जाएगा, तो इनिशिएट राज्यसभा के द्वारा ही किया जाएगा, और लोकसभा से फिर सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन रोल अगर देखें गवर्नमेंट में, तो प्रेसिडेंट कौन है, हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, और सुप्रीम कमांडर है आर्म्ड फोर्सेस के, और वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है राज्यसभा के, ठीक है। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन के बारे में हमने ऑलरेडी देखा कि अगर ये जब वाइस प्रेसिडेंट ये बन रहे हैं तो उसी टाइम ये चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा के ऑटोमेटिकली, इसीलिए कहा जाता है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और ये प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करेंगे जब वैकेंसी होगा, और मैक्सिमम 6 मंथ के लिए कर सकते हैं। देन सैलरी देखें तो दोनों का सैलरी चार्ज किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। कहां से सैलरी ड्रॉ करेंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो अब देखते हैं डिफरेंस जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच क्या अंतर है, इसको समझते हैं, ठीक है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5 में है आर्टिकल 52 to 78। देन यूनियन एग्जीक्यूटिव मिलके बना होता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में एक प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी होते हैं, याद रखना है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देन रोल क्या है, तो हेड ऑफ इंडियन स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट, फर्स्ट सिटीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी, ठीक है। देन आर्टिकल 52 में कहा जा रहा है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। देन फैक्ट देख लेते हैं कि जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं जिन्होंने 2 बार सर्व किया है, ओनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है सर्व 2 टर्म्स, ठीक है, 2 टर्म इन्होंने सर्व किया है। देन अब देखते हैं आर्टिकल प्रेसिडेंट से रिलेटेड। तो आर्टिकल 53 क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का, ये प्रेसिडेंट में वेस्टेड है, ठीक है।
पावर इज एक्सरसाइज डायरेक्टली और थ्रू सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स। तो ये जो पावर है कैसे एक्सरसाइज किया जाता है, या तो डायरेक्टली कर सकते हैं या सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू, इंक्लूडिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देन आर्टिकल 74 में क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड्स एंड एडवाइसेस द प्रेसिडेंट, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेंगे, एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। देन 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया कि ये जो एडवाइस है ये प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा, ऐसा कहा गया, इसको बाइंडिंग कर दिया गया। देन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से क्या किया गया, कहा गया कि हाँ प्रेसिडेंट जो है कम से कम एक बार वो एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फिर से उस एडवाइस को दोबारा से भेजा गया प्रेसिडेंट के पास, चाहे रिकंसिडर किया गया, कुछ अमेंडमेंट किया गया या नहीं किया गया, तो प्रेसिडेंट को जो है इसको फॉलो करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, एसेंट देना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो 44th में क्या किया गया, अलाउ किया गया कि अब प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो एक बार तो जो है उस एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए भेजेंगे, ठीक है। देन दिस इस्टेब्लिशेस द प्रेसिडेंट एज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो इससे क्या पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है और रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, ठीक है। देन गवर्नर के बारे में देखते हैं, ठीक है। गवर्नर जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, ठीक है। गवर्नर और स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आ रहा है, तो इसमें गवर्नर रहेंगे, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल। आर्टिकल क्या है 153 to 167, ठीक है, पार्ट 6 में है। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव कहाँ है, पार्ट 6 में, ठीक है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में कहाँ है, तो पार्ट 5 में, याद रखना है। तो गवर्नर जो है ये लिंक की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट हैं। और गवर्नर का क्या है, डुअल रोल होता है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट भी हैं और एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी हैं, ठीक है। और इनको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और प्रेसिडेंट के प्लेजर में ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं अपने ऑफिस में। देन आर्टिकल 153 में क्या कहा जा रहा है कि देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट, कि हर स्टेट के लिए क्या होना चाहिए, गवर्नर होना चाहिए। देन 7th अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया कि जो है अ पर्सन कैन बी गवर्नर ऑफ फॉर मल्टीपल स्टेट, कि एक ही गवर्नर जो है 2 या 3 स्टेट के लिए हो सकते हैं, मल्टीपल स्टेट के लिए एक ही गवर्नर हो सकते हैं। ये कौन से अमेंडमेंट से हुआ, 7th अमेंडमेंट एक्ट से हुआ। देन फर्स्ट वीमेन गवर्नर जो है कौन थी, सरोजनी नायडू, ठीक है, उत्तर प्रदेश की गवर्नर 1947 से 49 तक। देन अब देखते हैं कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, मिनिमम एज 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए लोकसभा के लिए, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्या क्या, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 एज, और क्वालिफाइड होने चाहिए किसके लिए, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। देन गवर्नर का अगर देखें तो सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम एज कितना, 35 ईयर्स ही होना चाहिए, और प्रीफर किया जाता है कि कोई आउटसाइडर ही हो, ठीक है, और मतलब आउटसाइडर को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। देन अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा, यूजुअली कंसल्ट करके चीफ मिनिस्टर को, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि हाँ वो चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट करेंगे ही। देन एडिशनल कन्वेंशन जो है कुछ सरकारिया कमीशन के द्वारा कहा गया था कि ये शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर अपॉइंटेड, ठीक है, जहां इनको अपॉइंट किया जा रहा है वहीं उसी स्टेट के ये नहीं होने चाहिए। देन चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट किया जाना चाहिए इनके अपॉइंटमेंट के पहले, ठीक है, और वो जो है क्या होने चाहिए, शुड बी इमिनेंट इन सम वॉक ऑफ लाइफ, ठीक है, इमिनेंट होना चाहिए इन सम वॉक ऑफ लाइफ। देन ओथ अगर देखें तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज इन एब्सेंस। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज जो है दिलाएंगे। देन गवर्नर को कौन दिलाएंगे ओथ, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाएंगे या सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जज दिलाएंगे एब्सेंस में, ठीक है, किसके एब्सेंस में, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के एब्सेंस में। तो याद रखना है प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, और गवर्नर को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जज, ठीक है। देन अब कंडीशन देखते हैं ऑफिस का। तो प्रेसिडेंट का क्या कंडीशन है कि पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होने चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। गवर्नर का वही है कि मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होने चाहिए, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होने चाहिए, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए। देन एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट का
डिसाइड कौन करेगा एम्प्लॉयमेंट्स अलावेंसेस वगैरह? पार्लियामेंट डेफिनेटली। और इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है उनके टर्म के टाइम पे, और उनको इम्यूनिटी मिलता है किससे? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स से, ठीक है। अपने पर्सनल एक्ट के लिए उनको इम्यूनिटी मिलता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, मतलब कि उसको उनको जो है अरेस्ट और इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और सिविल केसेस में पर्सनल एक्ट के लिए अगर कुछ भी इस तरीके का होता है, ठीक है, तो वहाँ पे 2 मंथ का नोटिस पहले देना पड़ेगा उनको, तब जाकर के उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। तो 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा सिविल केसेस में, ठीक है। और जो क्रिमिनल केसेस में है, तो क्रिमिनल केसेस में इनको इम्यूनिटी मिली हुई है, मतलब अरेस्ट नहीं किया जाएगा, इम्प्रिजन नहीं किया जाएगा किसी भी पर्सनल एक्ट के लिए, ठीक है। किस चीज़ के लिए? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। और सिविल में हो सकता है लेकिन 2 मंथ नोटिस जो है दिया जाएगा। देन गवर्नर का, इनका भी इम्प्लॉयमेंट्स वगैरह कौन जो है अलावेंसेस कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। और इसको भी रिड्यूस नहीं किया जा सकता उनके टर्म के टाइम में। और इम्यूनिटी जो है फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स से जो है इनको भी इम्यूनिटी मिला हुआ है। जो भी पर्सनल एक्ट में वो करते हैं तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इम्यूनिटी मिला हुआ है, इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता। और अलावेंसेस जो है शेयर किया जाएगा व्हेन गवर्नर और 2 मोर स्टेट, तो वो अगर गवर्नर हो 2 या 2 स्टेट से ज़्यादा, तब उनके अलावेंस को शेयर किया जाएगा। तो आर्टिकल 158 में क्या है, ठीक है, वेयर द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, की एक ही पर्सन जो है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के गवर्नर हैं, तो एम्प्लॉयमेंट्स और अलावेंसेस जो है गवर्नर को दिया जाएगा, शैल बी एलोकेटेड अमंग द स्टेट। तो जिन स्टेट में वो गवर्नर होंगे उन स्टेट में उनको मिलेगा इन सच प्रोपोर्शन एज द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर डिटरमाइन, ठीक है। तो जैसे प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे कि कितना मिलना चाहिए, तो फिर जो है उन्हीं स्टेट, जिन स्टेट में वो गवर्नर है उन स्टेट के द्वारा उनको सैलरी जो है दिया जाएगा, ठीक है। देन टर्म देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट का क्या टर्म है? 5 years फ्रॉम टेकिंग ऑफिस, ठीक है। तो ऑफिस के जाने से कितना? 5 साल का। देन रेजिग्नेशन, किसको रिजाइन करेंगे? रिजाइन करेंगे ये वाइस प्रेसिडेंट को। और री इलेक्शन अलाउ है, अगर दोबारा इलेक्शन में ये चाहें तो री इलेक्शन फिर से अलाउ है, अलाउ विदाउट लिमिट, कोई लिमिट नहीं है कि कितने बार री इलेक्ट हो सकते हैं, ये चाहे तो दोबारा तिबारा जितने भी बार हो री इलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और ये कब तक ऑफिस में रहेंगे? ये ऑफिस में तब तक रहेंगे जब तक कि अंटिल सक्सेसर टेक्स चार्जेस, ठीक है। तो तब जब तक सक्सेसर इलेक्ट होकर नहीं आ जाते हैं तब तक ये ऑफिस में रहेंगे, ताकि यहाँ पे जो है क्या कंटिन्यूटी बनी रहे, यहाँ खाली ना हो, ठीक है। ऑफिस में क्या हो? कंटिन्यूटी बनी रहे। देन देखते हैं अब गवर्नर के बारे में। तो इनका टर्म कितना है? 5 years है, बट सब्जेक्ट टू प्रेसिडेंट्स प्लेजर, ठीक है। प्रेसिडेंट्स प्लेजर के सब्जेक्ट हैं ये, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक रह सकते हैं। देन कोई फिक्स्ड टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है। तो अगर ऐसे पूछा जाए कि 5 year टर्म है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कोई फिक्स जो है टर्म नहीं है। और ये रिज़ाइन किसको करेंगे? ये रिज़ाइन करेंगे प्रेसिडेंट को। और इनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है और रीअपॉइंट किया जा सकता है कि सेम स्टेट में या अनदर स्टेट में प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। ट्रांसफ़र किया जाएगा, रीअपॉइंट किया जाएगा किनके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और होल्ड्स ऑफिस अंटिल सक्सेसर अज्यूम्स चार्जेस, तो ये भी सेम जो है तब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक कि सक्सेसर नहीं आ जाते हैं, ठीक है। देन इम्पीचमेंट और रिमूवल का केस देखते हैं। तो प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जाएगा और गवर्नर को कैसे? तो प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड है। तो प्रेसिडेंट के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर हो तो प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं है, ठीक है, अनडिफाइंड है। देन मोशन जो है, मोशन बाय 1/4 मेंबर ऑफ आइदर हाउस विथ 14 days नोटिस, ठीक है। तो मोशन जो है 1/4 मेंबर के द्वारा मोशन को पास किया जाएगा दोनों हाउस से, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अगर प्रेसिडेंट का के इम्पीचमेंट की बारी आती है तो सबसे पहले तो यहाँ मोशन पास होगा और 1/4 ऑफ द मेंबर आइदर हाउस के तैयार होंगे, तब जाकर के यहाँ मोशन जो है स्टार्ट होगा। देन 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ हाउस चाहिए, ठीक है। देन फिर उसके बाद दोनों हाउस से 2/3 मेजोरिटी जो है चाहिए, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए ऑफ टोटल मेंबरशिप इन बोथ हाउस, मतलब कि जितने भी मेंबर हैं टोटल उसमें से 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगा। देन ये क्वाज़ाई जुडिशियल प्रोसेस है और अब तक कोई भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है। देन गवर्नर का देखें तो कोई भी स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं है रिमूवल के लिए, ठीक है, कोई स्पेसिफिक ग्राउंड मेंशन नहीं है। ये जो है ना, आप कंफ्यूज होकर आपको लगेगा कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि प्रेसिडेंट का है तो गवर्नर का भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नर का वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
जो है नहीं है, ठीक है। और इनको रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा और नॉट जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है, सूर्य नारायण केस में कहा गया। तो इसका क्या मतलब है कि अगर रिमूव किया जा रहा है गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा, तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है कोर्ट में। सूर्य नारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट्स डिसीजन टू रिमूव गवर्नर इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अगर प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि गवर्नर को रिमूव करना है या नहीं करना है, तो ये जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट नहीं है, इस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ठीक है। देन वैकेंसी अगर देखें तो प्रेसिडेंट के केस में क्या होगा, कैसे वैकेंट हो सकता है, इनका ऑफिस बिल्कुल परमानेंट खाली कैसे हो सकता है। एब्सेंट का क्या मतलब है कि आज नहीं आए हैं या बीमार हैं या कुछ है तो एब्सेंट है। वैकेंट का मतलब कि सीट ही खाली है, ठीक है। तो कैसे हो सकता है, टेन्योर अगर एक्सपायर हो गया उनका, या उन्होंने रिजाइन कर दिया, या इम्पीचमेंट हो रहा है, ठीक है, या डेथ की वजह से। देन इनका अगर इलेक्शन जो है, इलेक्शन डिक्लेयर्ड वॉइड और प्रेसिडेंट डिसक्वालीफाइड, और अगर ऐसा हुआ कि इनका इलेक्शन जो है वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया या प्रेसिडेंट डिसक्वालीफाई हो गए, तो इस केस में भी वैकेंट हो जाएगा अगर इनका इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। देन एक्सपायरी ऑफ टर्म, अगर इनका टर्म एक्सपायर हो गया, 5 साल में इनका टर्म जो है एक्सपायर हो गया, तो इलेक्शन क्या होना चाहिए, इस केस में कंप्लीट होना चाहिए बिफोर द टर्म एंड, कि टर्म खत्म होने से पहले ही इलेक्शन इनका कंप्लीट करो। और जो नए प्रेसिडेंट होंगे इनको जो है पूरा 5 साल का टर्म मिलेगा, ठीक है। याद रखना है कि नए प्रेसिडेंट को कितने साल का टर्म मिलेगा, पूरा 5 साल का मिलेगा जिस दिन से वो ऑफिस में आएंगे। तो अगर देखते हैं कि इन केस ऑफ एनी डिले इन कंडक्टिंग इलेक्शन ऑफ न्यू प्रेसिडेंट बाय एनी रीजन, कि किसी कारण की वजह से अगर इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या लेट हो रहा है, तो जो आउट गोइंग प्रेसिडेंट रहेंगे एंड नॉट द वाइस प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट वर्क करने नहीं आएंगे, ठीक है, कि इनका टर्म खत्म हो गया तो अब वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, नहीं। जो प्रेसिडेंट करंट प्रेसिडेंट थे वही वर्क करेंगे, वही होल्ड करेंगे ऑफिस को, ठीक है, बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 ईयर्स, अपने 5 ईयर्स के टर्म के बाद भी, जब तक कि उनका कोई सक्सेसर नहीं आ जाता, ठीक है। तो ये जो है प्रोवाइड किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एन इंटररेगुनम, ठीक है, इंटररेगुनम को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब कोई गैप ना हो गवर्नमेंट में, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज प्रेसिडेंट, तो ये बात आपको याद रखना है कि अगर टर्म खत्म हो गया और उसके बाद भी इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसका क्या मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे, नहीं, वाइस प्रेसिडेंट को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा प्रेसिडेंट बनने का, और वो एक्ट नहीं करेंगे एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये हमने समझ लिया उस केस में कि जब यहाँ पे टर्म एक्सपायर हो चुका है और डिले हो रहा है, इलेक्शन में कंडक्ट होने में मतलब टाइम लग रहा है, ठीक है, कि इलेक्शन नहीं हो पा रहा है और उसके वजह से, तो ये हमने देखा, तब ये केस है कि जो प्रेसिडेंट है हमारे वही करेंगे। देन अब देखते हैं कि अगर प्रेसिडेंट का सीट ही वैकेंट है तो फिर कौन प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करेगा। तो एक्सेप्ट इन एक्सपायरी ऑफ टर्म, तो ये एक्सपायरी ऑफ टर्म वाले केस को छोड़ के वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है। और इलेक्शन जो है जितनी जल्दी हो सके पॉसिबल उतनी जल्दी होना चाहिए, और जो नए प्रेसिडेंट है वो 6 मंथ के अंदर इलेक्ट होके आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर कि इस केस को छोड़ के बाकी सारे केस में प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट कौन करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे, लेकिन क्या कंडीशन है कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो, ठीक है। और नए जो प्रेसिडेंट होंगे उनको 6 महीने के अंदर इलेक्ट हो जाना पड़ेगा, ठीक है। इफ द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस इज ऑल्सो वैकेंट, अब एक ऐसा केस आया कि अब वाइस प्रेसिडेंट का भी ऑफिस किसी कारणवश वैकेंट है, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि अब सीजेआई का भी ऑफिस वैकेंट है, तो जो सीनियर मोस्ट जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के वो प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करेंगे, ठीक है, ये कहा जा रहा है। देन अब देखते हैं गवर्नर के केस में क्या होगा। तो वैकेंट कैसे हो सकता है, अगर उनका टेन्योर एक्सपायर हो गया, टेन्योर खत्म हो गया, देन रेजिग्नेशन हो गया, डेथ हो गया, रिमूवल हो गया, ठीक है। देन जो इंटरिम गवर्नर है मे बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो हो सकता है कि वैकेंट होने के बाद इंटरिम गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, अंटिल सक्सेसर एज्यूम चार्जेस, जब तक कि सक्सेसर नहीं आ जाता तब तक के लिए इंटरिम गवर्नर जो है होंगे, ठीक है। और कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं प्रिविलेजेस, ठीक है, कि प्रेसिडेंट को क्या क्या प्रिविलेज मिला हुआ है समझते हैं। तो इनको इम्यूनिटी मिला हुआ है किस चीज़ से, अरेस्ट से, ठीक है, और इम्प्रिजनमेंट से ड्यूरिंग टर्म, ठीक है। अपने टर्म के टाइम पे इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इनको इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता, और कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है इनके खिलाफ इनिशिएट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और एंड पर्सनल लायबिलिटी फॉर ऑफिशियल एक्ट, मतलब कि इससे भी इम्यून है,
क्या मतलब है इसका कि कोई भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं है ऑफिशियल एक्ट का, मतलब कि इनको कोर्ट पे नहीं लेके जाया जा सकता है फॉर एक्शंस डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी। तो इन्होंने ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी किया होगा इसके लिए इनको आप कोर्ट नहीं लेकर जा सकते, ठीक है। और जो पर्सनल एक्ट के लिए, ठीक है, पर्सनल एक्ट के लिए या सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए अगर इनके खिलाफ कुछ सिविल प्रोसीडिंग्स वगैरह किया जा रहा है तो अलाउ है, लेकिन 2 मंथ नोटिस जो है 2 मंथ नोटिस जो है इनको प्रायर देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ है, तो याद रखना है कि प्रेसिडेंट जो है इम्यून है अरेस्ट से, ठीक है, इम्यून है पर्सनल लायबिलिटी से, और 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा अगर यहाँ पे कोई जो है पर्सनल लीगल प्रोसीडिंग्स हो रहा है तो, ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग्स के केस में। और सेम यही चीज़ गवर्नर के लिए भी है, ठीक है, सेम प्रिविलेजेस मिला हुआ है इनको भी, ये भी अरेस्ट से और इम्प्रिजनमेंट से इम्यून है, इनका भी कोई पर्सनल जो है लायबिलिटी नहीं है ऑफिशियल्स एक्ट के लिए, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। और जो सिविल प्रोसीडिंग्स होगा पर्सनल एक्ट्स के लिए तो ये अलाउ है, लेकिन 2 मंथ का पहले उनको नोटिस देना होगा। देन एग्जीक्यूटिव पावर देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास क्या एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है। तो जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है टेकन इन हिज नेम, तो जितना एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाएगा, ठीक है। मेक रूल्स फॉर ऑथेंटिकेशन एंड यूनियन बिजनेस, तो ये रूल्स भी बना सकते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, यूनियन बिजनेसेस के लिए, ठीक है। और रिक्वायर्स पीएम टू सबमिट मैटर्स फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिडरेशन, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये चाहे तो पीएम को कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि इस मैटर को आप सबमिट कीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। तो ये बात याद रखना जरूरी है। देन जो है प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे पीएम को, मिनिस्टर्स को, अटॉर्नी जनरल को, कैग को, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, देन इलेक्शन कमिश्नर्स को, उसके बाद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, देन मेंबर ऑफ यूपीएससी एंड जेपीएससी। तो याद रखना है पीएम को, मिनिस्टर्स को, अटॉर्नी जनरल, कैग, सीईसी, इलेक्शन कमिश्नर, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, मेंबर ऑफ यूपीएससी एंड जेपीएससी। देन गवर्नर्स को भी करेंगे, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशंस को, ठीक है, यूटी एडमिनिस्ट्रेटर को, इंटर स्टेट काउंसिल को, तो काफ़ी सारे लोगों को ये अपॉइंट करते हैं। और ये डिक्लेयर कर सकते हैं शेड्यूल्ड एरियाज़, स्पेशल पावर है इनके पास शेड्यूल्ड एरियाज़ को लेकर, ठीक है, 5th शेड्यूल में। और ये डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं यूनियन टेरिटरीज़ को आर्टिकल 239 के अंदर, जिसको कि हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, गवर्नर्स के बारे में, तो गवर्नर क्या करेंगे, एग्जीक्यूट स्टेट एग्जीक्यूटिव एक्शंस इन हिज नेम, ठीक है। तो जिस तरीके से प्रेसिडेंट का था कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस टेकन इन हिज नेम, तो ये यहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है उनके नाम पे होगा, गवर्नर के नाम पे होगा। और ये अपॉइंट कर सकते हैं मेंबर जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन के, एसपीएससी के, की स्टेट ऑफिशियल के, वाइस चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को, ठीक है, ठीक है, वाइस चांसलर को भी ये क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। और एडमिनिस्टर करेंगे यूनियन टेरिटरीज अगर इनको असाइन किया गया, और ये ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकते हैं जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में ना हो। देन स्पेशल पावर अगर देखें तो ये अपॉइंट कर सकते हैं ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ पे, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। बिहार को एक्सक्लूड कर दिया गया है 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, क्योंकि बिहार से झारखंड अलग हो चुका है और ऐसे सिग्निफिकेंट ट्राइबल जो है पॉपुलेशन बिहार में एज सच नहीं है जितना यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर जो है कहाँ अपॉइंट कर सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में, ठीक है, ठीक है। तो आप कैसे याद रखेंगे, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, तो आप याद रख सकते हैं CJMO, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। सो नेक्स्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, तो इसको हम डायरेक्टली देख लेते हैं क्योंकि कई बार इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेंगे, एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट। तो कहा जा रहा है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, ठीक है, हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। तो कहा जा रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हेड होंगे और वो एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है उनके एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग फंक्शन करेंगे,
ठीक है। देन प्रोवाइडेड दैट प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस। तो ये जो एडवाइस दिया जाएगा इनके द्वारा, तो प्रेसिडेंट जो है कह सकते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि इसको आप, इस एडवाइस को आप दोबारा रिकंसिडर कीजिए, दोबारा देखिए, आइदर जनरली और अदरवाइज, ठीक है, जनरली या अदरवाइज, एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। और उसके बाद जैसे ये एडवाइस दोबारा आ गया उनके द्वारा, तो फिर अब प्रेसिडेंट को उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, ठीक है। देन द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो what advice was tendered by ministers to the president shall not be inquired into any court। ठीक है, कि जो भी एडवाइस दिया गया हो मिनिस्टर्स के द्वारा प्रेसिडेंट को, इसको किसी भी कोर्ट में इंक्वायरी नहीं की जाएगी इसकी, ठीक है, ये कहा जा रहा है। देन जो अदर प्रोविजन है 75 में, तो 74 में हमने क्या देखा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। 75 में कहा जा रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और अदर मिनिस्टर को फिर कौन जो है अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15%। ठीक है, कि टोटल मिनिस्टर कितना होना चाहिए? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को भी इंक्लूड करके 15% होना चाहिए, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। सी बात यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करे, ठीक है, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है, 10th शेड्यूल के अंदर जो कि एंटी डिफेक्शन है, तो वो अगर डिस्क्वालीफाई हो जाता है 10th शेड्यूल के अंदर, तो वो भी मिनिस्टर नहीं रहेगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर अंडर क्लॉज 1। तो वो भी जो है क्या मिनिस्टर नहीं रहेगा। और कब तक नहीं रहेगा? जब तक कि वो टर्म पूरा खत्म ना हो जाए या वो दोबारा जो है इलेक्शन ना जीत जाए, ठीक है, कि कंटेस्ट एनी इलेक्शन टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कि जब तक वो दोबारा इलेक्शन ना जीत जाए या तो वो टर्म ना खत्म हो जाए, जो पहले होगा इसमें से, विच एवर इज अर्लियर, तो उसके बाद ही वो मिनिस्टर हो पाएंगे, ये कहा जा रहा है इसमें। सिंपल सी बात है, ठीक है, कि ऑल्सो be disqualified to be appointed as minister under clause 1 for the duration of period commencing from the date of his disqualification till the date on which the term of his office as a member would expire। या तो टर्म एक्सपायर हो जाए या फिर वो कंटेस्ट करे इलेक्शन, यही कहा जा रहा है, ठीक है। तो वो कंटेस्ट करे और इलेक्शन जीत जाए तो फिर वो दोबारा आ सकता है, और अगर ना मतलब जीते तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये बेसिकली कंडीशन है, कहा जा रहा है कि अगर 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। देन कहा जा रहा है कि मिनिस्टर जो है ऑफिस होल्ड करेंगे ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। इस स्टेटमेंट को बार बार पूछा जा चुका है और एज इट इज, ठीक है, तो याद रखना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है हाउस ऑफ पीपल के लिए, ठीक है, किसके लिए? हाउस ऑफ पीपल के लिए, ये बार बार बोला जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, ठीक है, द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम ओथ ऑफ ऑफिस एंड ऑफ सिक्रेसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स सेट आउट फॉर द पर्पस इन 3rd शेड्यूल। तो 3rd शेड्यूल में जिस तरीके से ओथ है, तो वैसे कहने का मतलब है कि ऑफिस में एंटर होने से पहले मिनिस्टर को ओथ लेना पड़ेगा, ठीक है। ओथ उन्हें कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट दिलाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर देखें आर्टिकल 75 क्लॉज 5 में क्या कहा जा रहा है? अ मिनिस्टर who for any period of 6 consecutive months is not a member of either house of parliament shall at the expiration of that period cease to be a minister। सिंपल सी बात क्या है कि अगर कोई ऐसा मिनिस्टर है जो कि MP नहीं है, ठीक है, वो दोनों हाउस का मेंबर नहीं है, दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर वो नहीं है, तो फिर क्या करना होगा? उनको 6 मंथ का टाइम मिलेगा, 6 मंथ के अंदर तक उनको इलेक्ट होना पड़ेगा, और अगर नहीं हो पाते हैं तो वो मेंबर नहीं रह पाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? जो सैलरीज और अलाउंसेस है मिनिस्टर्स का, the salaries and allowances of ministers shall be such as parliament may from time to time decide, parliament may from time to time by law determine, ठीक है, ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, एंड अंटिल पार्लियामेंट सो डिटरमाइंड shall be specified in the 2nd शेड्यूल। तो क्या कहा जा रहा है कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाए तो सैलरी जो है 2nd शेड्यूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये याद रखना है, जो सैलरीज और अलाउंसेस है मिनिस्टर्स का, शैल बी सच एज पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ डिटरमाइंड।
तो सैलरीज एंड अलावेंसेस कौन डिटरमाइन करेगी? तो पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेसेस। तो 77 में है, आर्टिकल 77 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको लेकर के भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली आर्टिकल को डाला हुआ है। ठीक है, तो कहा जा रहा है ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, कि जो है क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये किसके नाम पे किया जाएगा? प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाएगा। Orders and other instrument made and executed in the name of the President shall be authenticated in such manner as may be specified in the rules to be made by President, and the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the President। तो समझते हैं क्या कहा गया है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो भी ऑर्डर है या अदर इंस्ट्रूमेंट है जिसको बनाया जा रहा है और एग्जीक्यूट किया जा रहा है प्रेसिडेंट के नाम पे, उसको क्या किया जाना चाहिए? ऑथेंटिकेट किया जाना चाहिए। shall be authenticated in such manner as may be specified in the rules to be made by president। तो इसको ऑथेंटिकेट किया जाना चाहिए, और जैसे ही ये ऑथेंटिकेट हो चुका तो इसका वैलिडिटी जो है, वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट, इसको जो है क्वेश्चन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ही ये ऑथेंटिकेट हो गया तो इसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा इस ग्राउंड पे, ठीक है, कि ये जो ऑर्डर या इंस्ट्रूमेंट है इसको बनाया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा या नहीं, इन सारे ग्राउंड पे इसको जो है क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। देन नेक्स्ट क्या है? द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन। तो प्रेसिडेंट जो है रूल बना सकते हैं किसके लिए? मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन के लिए ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग द मिनिस्टर्स ऑफ सेड बिजनेस। ठीक है, तो जो ये हम लाइन देखेंगे ना, एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स, ठीक है, तो हमें लगेगा कि ये तो प्रेसिडेंट करते होंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, और इस लाइन से पता नहीं कितनी ही बार क्वेश्चन आ चुका है। देन नेक्स्ट देखते हैं ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। तो अब समझते हैं, तो कहा जा रहा है कि ये सब जो है क्या ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर का? क्या ड्यूटी है? टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि जो भी डिसीजन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर ऑफ द यूनियन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ों को कम्युनिकेट करेंगे प्रेसिडेंट के साथ। ठीक है, एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। देन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? to furnish such information relating to the administration of the affairs of the union and proposal for legislation as the president may call for। तो कहा जा रहा है कि अगर प्रेसिडेंट पूछते हैं कुछ भी तो प्राइम मिनिस्टर को जो है हर रिक्वायर्ड, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि अगर प्रेसिडेंट आस्क एनीथिंग, पीएम मस्ट गिव ऑल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो समझते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, कि जो है पीएम जो है कोई भी अगर इशू को ले रहे हैं तो उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ फुल जो है डिस्कस वगैरह होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है कि जो है इफ़ वन मिनिस्टर टुक अ डिसीजन अलोन, कि ऐसा हुआ है कि मिनिस्टर ने डिसीजन अकेले ही लिया है, तो प्रेसिडेंट जो है कह सकते हैं कि इससे सारे मिनिस्टर्स के साथ आप इसको डिस्कस कीजिए। ठीक है, तो कहा जा रहा है इफ़ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय मिनिस्टर, कि किसी भी मैटर पे, ठीक है, सपोज कोई भी मैटर है और इसके ऊपर डिसीजन किसने लिया है? कोई एक मिनिस्टर ने लिया है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है कह सकते हैं कि नहीं, आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें कि उनका पहले राय नहीं ली गई, तो उनसे जाके जो है क्या करना पड़ेगा? कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, Council of Minister any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council। ठीक है, तो कि मिनिस्टर ने तो डिसीजन लिया है लेकिन काउंसिल से कंसिडर नहीं करवाया गया है, तो प्रेसिडेंट कहेंगे कि काउंसिल से भी कंसिडर करवाइए। ठीक है, ये कहा जा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर है। तो प्रेसिडेंट जो है इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट के, समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। क्या क्या कर सकते हैं? समन, प्रोरोग और डिसॉल्व। ठीक है, ये समन कर सकते हैं जॉइंट सिटिंग, पार्लियामेंट का जॉइंट सिटिंग को समन कर सकते हैं। आर्टिकल 108 के अंदर प्रेसिडेंट कैन समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट टू रिजॉल्व अ डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए ये क्या कर सकते हैं? जॉइंट सिटिंग कर सकते हैं यूनियन बिल के
ऊपर, ठीक है। अप्लाइज टू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, और ये सिर्फ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पे ही अप्लाई होगा, ठीक है। स्टेट बिल्स पे भी अप्लाई नहीं होगा, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पे ही जॉइंट सिटिंग अप्लाई होगा, ठीक है। और इसको चेयर किसके द्वारा किया जाएगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा चेयर किया जाएगा जॉइंट सिटिंग को। देन अब देखते हैं कि डिलीवर कर सकते हैं स्पेशल एड्रेस आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? डिलीवर कर सकते हैं स्पेशल एड्रेस आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन, आर्टिकल 87। देन सेंड्स मैसेज टू द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट को मैसेज भेज सकते हैं। प्रायर रिकमेंडेशन, तो कुछ बिल में जैसे मनी बिल में और बिल ऑल्टरिंग स्टेट बाउंड्रीज, तो इन सारे में प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है इंट्रोड्यूस होने से पहले, ठीक है। देन असेंट टू द बिल, ठीक है। तो अगर कोई बिल पास हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा, तो जब तक वहाँ पे प्रेसिडेंट का असेंट नहीं मिलेगा तो वो बिल तो एक्ट नहीं बनेगा, तो इसीलिए प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये नॉमिनेट करते हैं 12 राज्यसभा मेंबर को, कौन से फील्ड से? जैसे कि आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस, ठीक है, आर्टिकल 80 के अंदर। एंड अर्लियर 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा मेंबर, तो 2 एंग्लो इंडियन को जो है लोकसभा मेंबर में भी ये क्या करते थे? नॉमिनेट करते थे, जिसको कि 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू रिमूव कर दिया गया है। तो एंग्लो इंडियन को अब नहीं नॉमिनेट किया जाता है, अब सिर्फ 12 जो है राज्यसभा मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। देन प्रेसिडेंट प्रोमलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को, और ये ऑर्डिनेंस वैलिड रहेगा फॉर 6 वीक इफ नॉट अप्रूव, अगर इसको अप्रूव नहीं किया गया तो 6 वीक तक वैलिड रहेगा। देन ये रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट के सामने लेकर के आएंगे फाइनेंस कमीशन का, यूपीएससी का, कैग का, ठीक है। देन डिसाइड करेंगे ऑन एमपी डिस्क्वालिफिकेशन, तो एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन पे डिसाइड करेंगे। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई चीज़ है तो यहाँ पे अगर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं एमपी, तो यहाँ डिसाइड करेंगे कौन? प्रेसिडेंट। और अगर 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग 10th शेड्यूल में कोई इशू है और उसकी वजह से अगर मिनिस्टर्स डिस्क्वालीफाइड हो रहे हैं, ठीक है, या एमपी डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं 10th शेड्यूल के अंदर, तो फिर इसको डिसाइड कौन करेंगे? लोकसभा के स्पीकर करेंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। अब देखते हैं, ये हमने ऑलरेडी देखा कि कुछ चीज़ में प्रायर सैंक्शन चाहिए होता है सर्टेन बिल्स में, जैसे आर्टिकल 3 इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, तो इसके लिए प्रेसिडेंट का प्रायर जो है क्या चाहिए होगा? प्रायर सैंक्शन चाहिए होगा। देन आर्टिकल 117 कुछ बिल का को सर्टेन फाइनेंशियल बिल को इंट्रोड्यूस करने के पहले जो है प्रायर सैंक्शन चाहिए होता, प्रायर रिकमेंडेशन जो है चाहिए होता है। देन नेक्स्ट देखते हैं गवर्नर के बारे में, ठीक है। तो गवर्नर जो है इंटीग्रल पार्ट है स्टेट लेजिस्लेचर के, ये समन करेंगे, प्रोरोग करेंगे और डिसॉल्व करेंगे स्टेट असेंबली को, और ये एड्रेस करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर को पोस्ट इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन के बाद, और ईयरली एड्रेस करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है। ये पूछा भी जा चुका है कि स्टेट लेजिस्लेचर को कौन एड्रेस करेंगे आफ्टर जो है फर्स्ट जनरल इलेक्शन, तो गवर्नर करेंगे, ठीक है, स्टेट के केस में। और यहाँ पे हमने देखा कि प्रेसिडेंट करेंगे सेंटर के केस में, यूनियन के केस में, ठीक है। देन ये मैसेज भेज सकते हैं लेजिस्लेचर को, ये नॉमिनेट करेंगे 1/6 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को जो है ये नॉमिनेट करेंगे कौन से फील्ड से? लिटरेचर से, साइंस से, आर्ट्स से, ठीक है, कोऑपरेटिव मूवमेंट से, यहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट एक्स्ट्रा है, ठीक है। देन सोशल सर्विस से, और पहले जो है 1 एंग्लो इंडियन को भी करते थे, पर इसको जो है क्या कर दिया गया? इसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो पहले 1 एंग्लो इंडियन को भी करते थे। देन ये प्रोमलगेट करेंगे ऑर्डिनेंसेस, और ये वैलिड रहेगा 6 वीक के लिए अगर नहीं अप्रूव किया गया तो, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करेंगे, और ये ऑर्डिनेंस जो है अगर इसको अप्रूव नहीं हुआ, अप्रूव नहीं किया गया स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, तो ये वैलिड रहेगा 6 वीक तक। देन ये रिपोर्ट लेकर के आएंगे स्टेट लेजिस्लेचर के सामने, स्टेट फाइनेंस कमीशन का, एसपीएससी का, कैग का, और ये डिसाइड करेंगे एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। देन फाइनेंशियल पावर अगर देखें तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है कि ये प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए मनी बिल के केस में और डिमांड फॉर ग्रांट्स के केस में, तो इन सारे केस में क्या चाहिए? प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। ये यूनियन बजट को लेकर के आएंगे, ठीक है, और जो है कॉन्स्टिट्यूट करेंगे फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर, ठीक है, हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और ये ड्रॉ कर सकते हैं एडवांसेस कहाँ से? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से एडवांसेस को ड्रॉ कर सकते हैं। देन गवर्नर के बारे में अगर देखें तो प्रायर रिकमेंड्स मनी बिल्स एंड डिमांड्स फॉर ग्रांट एट स्टेट लेवल, तो सेम फंक्शन यहाँ भी होगा कि ये प्रायर रिकमेंडेशन देंगे किस में? मनी बिल में, और जो है डिमांड फॉर ग्रांट्स एट स्टेट लेवल। देन ये बजट को लेकर के आएंगे, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन को एवरी 5 ईयर, तो बजट को प्रेजेंट करेंगे, ये कहा जा रहा है। देन ये ड्रॉ कर सकते हैं एडवांसेस स्टेट कंटिजेंसी फंड से,
देन जुडिशियल पावर अगर देखें तो प्रेसिडेंट के पास क्या जुडिशियल पावर है, ये अपॉइंट कर सकते हैं सीजेआई को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को, और ये ले सकते हैं एडवाइजरी जो है ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट से, जो कि नॉन बाइंडिंग होगा, ठीक है। एडवाइजरी ओपिनियन ये सुप्रीम कोर्ट से लेंगे लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। देन ये पार्डन, ठीक है, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन और कम्यूट कर सकते हैं पनिशमेंट को, और इनके पास पावर भी है कि ये डेथ सेंटेंस को भी पूरी तरीके से कंप्लीटली माफ़ कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं। देन गवर्नर के बारे में अगर देखें तो इनके पास क्या जुडिशियल पावर है, तो प्रेसिडेंट जो है गवर्नर से कंसल्ट करेंगे जब भी हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करना है। तो ये बात हमेशा ही याद रखना है कि हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ही करेंगे, गवर्नर नहीं करेंगे, गवर्नर से कंसल्ट किया जाएगा, ठीक है। देन ये अपॉइंट करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज को इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके ये डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करेंगे, और ये ग्रांट कर सकते हैं पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन और कम्यूट कर सकते हैं पनिशमेंट को अंडर स्टेट लॉज, ठीक है। तो ये क्या ग्रांट करेंगे, पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन और कम्यूट कर सकते हैं पनिशमेंट को स्टेट लॉज के अंदर में। पर ये डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते, इस बात को अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे कौन से लॉ में करेंगे, तो गवर्नर हमेशा ही स्टेट लॉज पे करेंगे, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कहा जा रहा है तो यहाँ पे स्टेट लॉज देखना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नर के केस में स्टेट लॉज देखना पड़ेगा, ओके। और ये डेथ सेंटेंस को भी पार्डन नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी पावर। तो प्रेसिडेंट के पास क्या डिप्लोमेटिक पावर है, ये नेगोशिएट करेंगे और कंक्लूड करेंगे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को, ठीक है, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्स अप्रूवल, और इन सारी चीज़ों के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। तो क्या करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, कंक्लूड करेंगे इंटरनेशनल ट्रीटी, रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को इंटरनेशनल फोरम्स में, और सेंड्स एंड रिसीव्स डिप्लोमेट्स, तो डिप्लोमेट्स को जो है ये भेजेंगे और डिप्लोमेट्स को रिसीव करेंगे। तो ये सब काम किसका है, प्रेसिडेंट का है, डिप्लोमेटिक पावर। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, नेगोशिएट करेंगे और कंक्लूड करेंगे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को, रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को इंटरनेशनल फोरम में, और सेंड्स एंड रिसीव्स डिप्लोमेट्स, ठीक है। देन मिलिट्री पावर अगर हम देखें तो ये सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के, तो यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ये सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेस के, और ये अपॉइंट करेंगे आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के चीफ को, ठीक है। तो जनरली अपॉइंटमेंट वाला काम आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा कि प्रेसिडेंट करते हैं। देन ये डिक्लेयर कर सकते हैं वॉर और पीस, ठीक है, वॉर और पीस भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसके लिए भी पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। तो मिलिट्री पावर में हमने क्या देखा कि सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेस के, अपॉइंट कर सकते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ को, और ये डिक्लेयर कर सकते हैं वॉर और पीस, इसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। देन इमरजेंसी पावर अगर हम देखें तो ये डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी, ये डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल, ये डिक्लेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। गवर्नर के केस में कोई डिप्लोमेटिक पावर नहीं है, ना ही कोई मिलिट्री पावर है, और ये प्रेसिडेंट रूल के केस में ये एक रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि ठीक है यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाना चाहिए, तो बस इतना ही पावर है, ठीक है। ये ऐसे कोई इमरजेंसी नहीं लगा सकते, ऐसी कोई पावर नहीं है। देन नेक्स्ट देखते हैं वीटो पावर, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सा वीटो पावर है, तो वीटो पावर अंडर आर्टिकल 111। तो पहला है उनके पास कि वो एसेंट दे दे, उनके पास 3 कंडीशन आता है, एक तो वो एसेंट दे दे, दूसरा वो एसेंट को विदहोल्ड कर ले, मतलब एसेंट दे ही ना, ठीक है, और कोई रिस्पॉन्स ही ना दे तो बिल खत्म हो जाएगा, और तीसरा कि वो बिल को जो है रिटर्न कर दे फिर से रिकंसिडर करने के लिए पार्लियामेंट के पास, और दोबारा जब पार्लियामेंट फिर से बिल अगर प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं तो इस बार उनको एसेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, सस्पेंसिव वीटो है। देन स्टेट लेजिस्लेशन के केस में प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, आर्टिकल 201 में, एक तो वो एसेंट देंगे, ठीक है, या तो वो विद होल्ड कर लेंगे एसेंट को, और तीसरा उनके पास ये भी ऑप्शन है कि वो रिकंसिडर करने के लिए भेज सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के पास। लेकिन फिर से अगर स्टेट लेजिस्लेचर बिल को भेजती है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये फिर से यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है कि वो बाउंड नहीं है कि उनको एसेंट देना ही पड़ेगा अगर फिर से रीपास किया गया तो ये बात आपको याद रखना है कि दोबारा से अगर फिर से वो पास करके भेज देते हैं प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट जो है बाउंड नहीं है कि उनको एसेंट देना ही पड़ेगा, वो एसेंट नहीं भी दे सकते हैं दोबारा भी, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो मस्ट गिव एसेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, और एक चीज़ क्या याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई भी पावर नहीं है, उनको एसेंट देना ही पड़ेगा, और ये जो है 24th अमेंडमेंट से किया गया था, इस पर कोई वीटो नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर आता है तो उनको एसेंट देना ही पड़ेगा। और कोई भी क्या टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब है कि कोई भी जो डिसीजन लेना है इसके रिगार्डिंग,
ठीक है, कि कितने दिन में उनको एसेंट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके का कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। नो टाइम लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट टू मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग अ बिल प्रेजेंटेड फॉर एसेंट। तो यही कहा जा रहा है कि एसेंट के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, कितने दिन में उनको एसेंट देना ही देना है। ठीक है, ये पूछा जा चुका है। ओके, तो इस टाइप के स्टेटमेंट को ध्यान से रखना है, पढ़ना है। देन देखते हैं गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर के पास 4 ऑप्शन है ऑर्डिनरी बिल्स को लेकर के। कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। एक तो उनको एसेंट देना पड़ेगा, दूसरा वो एसेंट को विदहोल्ड करेंगे। ठीक है, तो गवर्नर के पास पहला ऑप्शन क्या है कि एसेंट दे दे, दूसरा एसेंट को विदहोल्ड कर ले और बिल खत्म हो जाएगा, तीसरा है कि वो जो है रिटर्न करेंगे कि दोबारा से इसको रिकंसिडर करो। ठीक है, तो अगर दोबारा से रिकंसिडर कर दिया स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा तो फिर क्या करना होगा कि एसेंट देना ही पड़ेगा। अगर फिर से रीपास हुआ है तो गवर्नर के पास यही ऑप्शन है कि एसेंट देना ही पड़ेगा। और चौथा ऑप्शन क्या है कि ये रिजर्व कर सकते हैं बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, किसके लिए? प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व कर सकते हैं। देन अब मनी बिल के केस में क्या कर सकते हैं? एसेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं और रिजर्व कर सकते हैं। गवर्नर के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये रिटर्न नहीं कर सकते हैं मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए। सेम प्रेसिडेंट भी रिटर्न नहीं कर सकते हैं मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए। एसेंट देंगे या विदहोल्ड करेंगे। ठीक है, और यहाँ गवर्नर के केस में एसेंट देंगे, विदहोल्ड करेंगे और रिजर्व भी कर सकते हैं। मनी बिल को रिजर्व भी किया जा सकता है प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन रिटर्न नहीं किया जा सकता। ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ हम डायरेक्टली आर्टिकल जो है पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे पूछा जाता है क्वेश्चन और हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं। सो देखते हैं 200 में क्या कहा गया है। assent to the bills कि when a bill has been passed by legislative assembly of state or in case of state having legislative council has been passed by both houses of legislature of the state। तो कहा जा रहा है कि अगर बिल जो है पास किया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा या कोई ऐसा स्टेट है जिसका लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, तो अगर दोनों हाउस से पास किया गया है तो इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द गवर्नर। अब दूसरा क्या स्टेप है कि अब गवर्नर के सामने प्रेजेंट करो। ठीक है, तो गवर्नर के पास क्या ऑप्शन है? गवर्नर शैल डिक्लेयर आइदर ही एसेंट्स टू द बिल, आइदर तो वो एसेंट दे दे या वो गवर्नर जो है विद होल्ड कर ले एसेंट को। ठीक है, देयर फ्रॉम और दैट ही रिजर्व्स द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। या तो फिर क्या कर सकते हैं कि वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। ये हमने देख लिया, ये कहाँ है? आर्टिकल 200 में है गवर्नर के बारे में। उसके बाद और क्या है आर्टिकल 200 में? प्रोवाइडेड दैट गवर्नर में एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन टू हिम द बिल फॉर एसेंट रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल। तो यहाँ क्या आ गया? सस्पेंसिव वीटो, कि वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं अगर तो ये मनी बिल नहीं है। ठीक है, मनी बिल नहीं है तब, मनी बिल है तो रिटर्न नहीं कर सकते, तो मनी बिल नहीं है तो रिटर्न कर सकते हैं टुगेदर विद ए मैसेज रिक्वेस्टिंग। और क्या रिक्वेस्ट करेंगे वो कि रिक्वेस्टिंग दैट द हाउस और हाउसेस विल रिकंसिडर द बिल और एनी स्पेसिफिक प्रोविजन दियर ऑफ। तो कह रहे हैं कि क्यों भेजेंगे? ताकि कि चलो इस बिल को दोबारा से हाउस से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप रिकंसिडर कीजिए इसको। ठीक है, देन इन पर्टिकुलर विल कंसिडर द डिजायरेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एनी सच अमेंडमेंट्स एज ही मे रिकमेंड इन दिस मैसेज। तो कहा जा रहा है कि वो कुछ अगर कुछ लगता है उनको कि ये चीज़ इंट्रोड्यूस होना चाहिए तो वो रिकमेंड कर सकते हैं कुछ अमेंडमेंट्स को। ठीक है, वैसे अमेंडमेंट्स को। उसके बाद व्हेन अ बिल इज सो रिटर्न, और जब बिल को रिटर्न किया जाता है, द हाउस और हाउसेस सेल रिकंसिडर द बिल। तो हाउस एंड हाउसेस जो भी है वो रिकंसिडर करेंगे बिल को अकॉर्डिंगली। और अगर फिर से बिल को पास किया जाता है हाउस या हाउसेस के द्वारा, चाहे अमेंडमेंट हो या चाहे अमेंडमेंट ना हो, विद और विदाउट अमेंडमेंट, फिर प्रेजेंट किया जाए गवर्नर के सामने एसेंट के लिए, तो अब गवर्नर को क्या करना पड़ेगा? अगर गवर्नर के सामने एसेंट के लिए आता है तो अब गवर्नर के पास ऑप्शन नहीं है, गवर्नर को एसेंट देना ही पड़ेगा। देन नेक्स्ट अगर देखें तो क्या कहा जा रहा है? provided further that the governor shall not assent to but shall reserve for the consideration of the president। तो गवर्नर क्या कर सकते हैं? रिजर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, खास करके कौन से बिल को? एनी बिल विच इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नर वुड इफ इट बिकम लॉ, कि ऐसा कोई भी बिल, ठीक है, गवर्नर के ओपिनियन के में कि अगर ये लॉ बन गया तो ये क्या करेगा? सो डेरोगेट फ्रॉम द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट का जो पोजीशन है उसको जो है खतरा है, ठीक है, टू इंडेंजर करेगा। ठीक है, एज टू इंडेंजर द पोजीशन विच दैट कोर्ट इज बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन टू फिल। तो यहाँ पे हाई कोर्ट की पोजीशन की बात है कि अगर हाई कोर्ट के पोजीशन को कोई ऐसा इंडेंजर है, कोई खतरा है, कोई चीज़ है जो ये बिल जो है, बिल में कुछ ऐसा है हाई कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है, देन इसको जो है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेजा जाएगा, ये कहा गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली ये हाई कोर्ट वाला मेंशन है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इसके अलावा अगर और कोई भी चीज़ आता है कि इसके लिए जो है गवर्नर रिजर्व करेंगे और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि ये पावर ऑफ हाई कोर्ट वाला जो है डायरेक्टली लिखा हुआ है।
ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। देन अब देखते हैं आर्टिकल 201, तो बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन। तो होता क्या है कि जब बिल को रिजर्व किया जाता है गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, तो प्रेसिडेंट क्या डिक्लेयर करेंगे, शेल डिक्लेयर आइदर ही असेंट टू द बिल, या तो वो असेंट दे दे या वो विदहोल्ड कर ले, ठीक है। और प्रोवाइडेड दैट वेयर द बिल इज नॉट अ मनी बिल, और अगर बिल मनी बिल नहीं है तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट करेंगे गवर्नर को कि रिटर्न कर दो बिल को, ठीक है। किसको डायरेक्ट करेंगे, गवर्नर को डायरेक्ट करेंगे कि बिल को रिटर्न कर दो। और एज द केस मे बी द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टुगेदर एंड together with such a message as he mentioned in the first proviso to the article 200, and when bill is so returned the house or houses shall reconsider, और जैसे ही रिटर्न कर दिया जाएगा तो हाउस और हाउसेस इसको रिकंसिडर करेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब यहाँ पे क्या है, टाइम दिया गया है पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है। गवर्नर के केस में जब हमने पढ़ा था तो हमने वहाँ पे ऐसा कोई टाइम नहीं देखा था कि कब तक रिकंसिडर करके भेजेंगे, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट के केस में 6 मंथ में ये रिकंसिडर करके भेजेंगे, ठीक है। हाउसेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 मंथ में ही रिकंसिडर करके भेजना पड़ेगा, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच मैसेजेस, and if it is again passed by the house or houses with or without amendment, it shall be presented again to the president for his reconsideration। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो है 6 मंथ के अंदर ही जो है 6 मंथ के विद इन इनको दोबारा से इसको रिकंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसको जो है हाउस से पास करवा के फिर से इसको चाहे अमेंडमेंट हो या ना हो जो भी हो, फिर से प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा उनके रिकंसिडरेशन के लिए, ये कहा जा रहा है, और 6 मंथ के अंदर, ठीक है, ये चीज़ है। देन अब देखते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि रिजर्वेशन जो है ऑब्लिगेटरी है 1 केस में, एक केस में रिजर्वेशन ऑब्लिगेटरी है, कब, जब बिल जो है पास किया जा रहा है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा और इंडेंजर कर रहा है किसका, पोजीशन ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, जब हाई कोर्ट का पोजीशन को इंडेंजर कर रहा है देन गवर्नर जो है इस बिल को प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट करेंगे ही। तो ये हमें देखने के लिए मिल रहा है कि ये ऑब्लिगेटरी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जो है और भी किसी कारण की वजह से बिल को रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, अगर बिल इन नेचर का हो तो देखते हैं अल्ट्रा वीरेस, मतलब क्या है कि अगेन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट है, ठीक है। देन अपोज टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अपोज किया जा रहा है, ठीक है, और लार्जर अगेंस्ट लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए कर सकते हैं, या कोई ऐसा चीज़ है जो ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस का हो, या डीलिंग विथ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वाला, ये कुछ और भी रीज़न है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा ये हाई कोर्ट वाला, लेकिन ये कुछ और भी कारण है कि जब गवर्नर जो है बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। एक हमने देखा कि अल्ट्रा वीरेस है, अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। देन दूसरा हमने देखा कि अगर डीपीएसपी को अपोज किया जा रहा है। तीसरा हमने देखा कि अगर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, जो चीज़ कंट्री के इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है, देन उस बिल को भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास। देन हमने क्या देखा कि अगर जो है ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस का है, ठीक है, और या डील कर रहा है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सारी चीज़ों के केस में जो है बिल को रिजर्व करना पड़ेगा, ठीक है, वो रिजर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे ये वाला हमने देखा हाई कोर्ट वाला ऑब्लिगेटरी है। देन अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग कुछ आया था 2025 में आर्टिकल 201 को लेकर के, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहा गया है। तो हमने देखा कि तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 201 क्या है। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ये गवर्नर को एम्पावर कर रहा है कि ये बिल को रिजर्व कर सकते हैं, स्टेट बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। देन सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रेसिडेंट को एक्ट करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ, ठीक है। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा है कि अगर बिल को रिजर्व किया जाता है आर्टिकल 201 के अंदर प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट को फिर एक्ट करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, अगर प्रेसिडेंट जो है डिले करेंगे एक्शन को बियॉन्ड 3 मंथ, तो सेंटर को प्रोवाइड करना पड़ेगा कारण, कि सेंटर कारण प्रोवाइड करेगी कि आखिर क्या कारण है जो बिल जो है डिले हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जजमेंट सिग्निफिकेंट क्यों है, तो डेफिनेटली ये इंश्योर करता है टाइमली लेजिस्लेटिव प्रोसेस को और स्ट्रेंथ करेगा स्टेट की ऑटोनॉमी को, ठीक है। उसका कैन द प्रेसिडेंट विद होल्ड एसेंट विदाउट रीजन, तो यहाँ पे कहा गया है कि प्रेसिडेंट को जो है क्लियर और डॉक्यूमेंटेड रीजन देना पड़ेगा अगर वो एसेंट को विद होल्ड करते हैं। तो ये कुछ चीज़ हैं
ठीक है। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट पूछ दिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में है कि प्रेसिडेंट को 3 महीने के अंदर ही बिल को रिजर्व करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड ऑन कर लिया। ठीक है, ये 2025 में ही सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि प्रेसिडेंट को आर्टिकल 301 के अंदर अगर कोई भी कंसिडरेशन के लिए आ रहा है बिल, तो उसको जो है क्या करना पड़ेगा, 3 मंथ के अंदर ही कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, ये कहा गया है। ठीक है, देन अब देखते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ठीक है, समझते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को। तो जो है आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, ये ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं व्हेन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, जब दोनों हाउस पार्लियामेंट का सेशन में नहीं हो और इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत हो। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि एक हाउस सेशन में ना हो, दोनों हाउस सेशन में ना हो, कैन इशू ऑर्डिनेंसेस व्हेन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। तब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 6 वीक, और इसको 6 वीक के अंदर ही अप्रूव कराना पड़ेगा जब भी पार्लियामेंट रिकन्वीन करेगी। ठीक है, तो पार्लियामेंट के अगर जैसे हमने देखा कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आती है तो फिर क्या करना होगा कि 6 वीक के अंदर ही अप्रूव करना होगा। देन अब देखते हैं टेम्परेरी इन नेचर। ठीक है, टेम्परेरी होता है, टोटल वैलिडिटी अगर देखें तो 6 मंथ और 6 वीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता है ऑर्डिनेंसेस के थ्रू। तो ये बात याद रखना है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है ऑर्डिनेंसेस के थ्रू? नहीं, ऑर्डिनेंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता। देन पावर बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये पावर कहाँ से लिया गया है ऑर्डिनेंस वाला? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ठीक है, देन सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, तो ऑर्डिनेंस जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट है। 44th अमेंडमेंट ने अलाउ किया है कोर्ट स्क्रूटनी ऑफ प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन, कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन के ऊपर जो है कोर्ट का स्क्रूटनी हो सकता है। देन गवर्नर का ऑर्डिनेंस पावर अगर देखें आर्टिकल 213 के ऊपर, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1, 2, 3 प्रेसिडेंट एंड देन इसका उल्टा 2, 1, 3 गवर्नर, याद रखना इजी। तो ये इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंसेस को व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है। ठीक है, और अप्रूव करना पड़ेगा 6 वीक ऑफ री असेंबली, जब स्टेट लेजिस्लेचर फिर से आ जाता है तो फिर क्या करना पड़ेगा, 6 वीक के अंदर ही क्या करवाना पड़ेगा, अप्रूव लेना पड़ेगा, अप्रूव करवाना पड़ेगा। वैलिडिटी कितना है, 6 मंथ और 6 वीक है। ठीक है, उसके बाद मे रिक्वायर प्रेसिडेंट्स इंस्ट्रक्शंस फॉर सर्टेन केसेस। अब कुछ केसेस के लिए प्रेसिडेंट का भी इंस्ट्रक्शन चाहिए होगा। ठीक है, कुछ ऐसा बिल है जिसमें कि असेंट चाहिए होगा प्रेसिडेंट का। देन डीसी वाधवा केस में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीप्रोमलगेशन करना ऑर्डिनेंसेस का अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, बार बार अगर रीप्रोमलगेट किया जा रहा है ऑर्डिनेंस को तो ये क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो समझते हैं कि आखिर रीप्रोमलगेशन क्या है, जो हम कह रहे हैं कि रीप्रोमलगेशन जो है ऑर्डिनेंसेस का अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हमने क्या देखा कि अगर ऑर्डिनेंस को इशू किया जा रहा है तो ऑर्डिनेंस को क्या करवाना पड़ेगा, अप्रूव करवाना पड़ेगा 6 वीक ऑफ री असेंबली। ठीक है, री असेंबली के 6 वीक के अंदर, मतलब 1.5 महीने के अंदर ही क्या करना पड़ेगा, ऑर्डिनेंसेस को अप्रूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऑर्डिनेंस अप्रूव नहीं हुआ 1.5 महीने के बाद, 6 वीक के बाद, री असेंबली के बाद, तो जो ऑर्डिनेंस है वो क्या होगा, सीज टू ऑपरेट, मतलब वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डिनेंस का क्या वैलिडिटी ये नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि ये जो स्टेट से लेजिस्लेचर से पास करवाना पड़ता है, ठीक है, तो मतलब पास करवाए बिना फिर से नया ऑर्डिनेंसेस बना देना। ठीक है, ताकि फिर से इसको टाइम मिल जाए। तो ये कहा जा रहा है कि फिर से अगर नया ऑर्डिनेंस बार बार बना रहे हैं और इस तरीके से चल रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता है। बार बार रीप्रोमलगेट करना ऑर्डिनेंसेस का ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने एक बार बना दिया तो फिर आपको इसको जो है री असेंबली के बाद फिर से आपको अप्रूव कराना पड़ेगा। और यहाँ पे अप्रूव कराने की जगह यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि बार बार नया ऑर्डिनेंसेस पास किया जा रहा है, तो ये क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कहा गया। देन अब देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ ऑर्डिनेंसेस, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं कि डीसी वाधवा केस में कहा गया है कि रीप्रोमलगेशन करना ऑर्डिनेंसेस का अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसमें कुछ की सुप्रीम कोर्ट केसेस से समझते हैं। तो आरसी कूपर केस में 1970 में क्या कहा गया कि ऑर्डिनेंस जो है ये सब्जेक्ट है जुडिशियल रिव्यू का।
ठीक है। अगर ऑर्डिनेंस को पास किया गया है तो ये जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट है, अगर कोई मेलाफाइड चीज़ इसमें है, ठीक है। देन 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन जो है फाइनल है और बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू है। कहा गया 38 में कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन इनफ है और जुडिशियल रिव्यू इस पे नहीं होगा। देन 44th आता है और कहा जाता है कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू तो होगा ऑर्डिनेंसेस का। देन AK रॉय केस में भी कंफर्म किया जाता है कि जो ये प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन है इसको रिव्यू किया जा सकता है ऑन लिमिटेड ग्राउंड। देन DC वाधवा केस में कहा जाता है कि रीप्रोमलगेशन करना ऑर्डिनेंस का, बार बार से नया ऑर्डिनेंस से बनाना, रीप्रोमलगेट करना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और फ्रॉड है ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देन कृष्णा कुमार केस में कहा गया, फिर से इसको रीअफर्म किया गया कि रीप्रोमलगेशन जो है ऑर्डिनेंस का अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो रीप्रोमलगेशन क्या है, ये वॉयलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का और कैन नॉट बी यूज एज ए सब्सटीट्यूट फॉर लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पावर के सब्सटीट्यूट के रूप में आप नहीं ऑर्डिनेंस यूज कर सकते, ऑर्डिनेंस बार बार रीप्रोमलगेट कर सकते, क्योंकि लेजिस्लेटिव पावर क्या है, ठीक है। तो लेजिस्लेचर का पावर है कि लॉ बनाना, ये क्या करेंगे, लॉ बनाएंगे। और एग्जीक्यूटिव का पावर क्या है, उसको इम्प्लीमेंट करना। लॉ बनाना तो उनका काम नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी के कुछ टाइम में ही है ऐसा कि हाँ वो लॉ बना सकते हैं, अगर जो है दोनों सेशन नहीं है अभी और लॉ बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो इन सारे केसेस में ही बनाया जा सकता है। तो यही कहा गया है, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव पावर किसका काम है, लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, ना कि एग्जीक्यूटिव का। इसीलिए कहा जा रहा है कि बार बार अगर रीप्रोमलगेशन किया जा रहा है ऑर्डिनेंसेस का, नया नया ऑर्डिनेंसेस बनाया जा रहा है बार बार और उसको जो है असेंबली से पास नहीं कराया जा रहा है, तो ये क्या है, ये फ्रॉड है, यही कहा जा रहा है। देन अब देखते हैं पार्डनिंग पावर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर है आर्टिकल 72 के अंदर, और ये पार्डन कर सकते हैं यूनियन लॉ ऑफेंसेस को, ठीक है। किसको, यूनियन लॉ ऑफेंसेस को। यूनियन लॉ के अंदर जो भी ऑफेंस होगा उसके अंदर पार्डन कर सकते हैं, कोर्ट मार्शियल पनिशमेंट को पार्डन कर सकते हैं और डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकते हैं, ठीक है। और ये कैबिनेट के एडवाइस पे करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये प्रेसिडेंट का अपना डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन नहीं है। और ये पार्डन कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रिप्रीव कर सकते हैं। इन सारे टर्म का मतलब अभी हम देखेंगे, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू अलाउ है ओनली इफ द डिसीजन इज आर्बिट्रेरी और डिस्क्रिमिनेटरी। अगर लगे कि ये डिसीजन जो है आर्बिट्रेरी है और डिस्क्रिमिनेटरी है, तब जुडिशियल रिव्यू क्या है, अलाउ है। देन अब देखते हैं गवर्नर के बारे में आर्टिकल 161 के अंदर। तो गवर्नर क्या कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट लॉ। तो स्टेट लॉ के केस में गवर्नर जो है पार्डन कर सकते हैं, लेकिन ये कोर्ट मार्शियल और डेथ सेंटेंस के केस में पार्डन नहीं करेंगे। कौन से केस में, कोर्ट मार्शियल और डेथ सेंटेंस के केस में पार्डन नहीं करेंगे, और इसमें इंक्लूड है कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्रीव, ये सब भी, लेकिन डेथ सेंटेंस नहीं होगा, ये बात आपको याद रखना है। देन अब देखते हैं डिस्क्रिशनरी पावर को, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास क्या डिस्क्रिशनरी पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है प्रेसिडेंट के पास, सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, ठीक है। याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई डिस्क्रिशन मेंशन नहीं है। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी मेजोरिटी पार्टी होता है, ठीक है, वही इलेक्शन जीतता है, ठीक है। मेजोरिटी पार्टी ही जो है मिनिस्टर्स बनाते हैं, इलेक्शन जीतते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये अपॉइंट करेंगे पीएम को जब कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं है। तो कभी अगर ऐसा हुआ कि अभी कोई क्लियर मेजोरिटी ही नहीं है, मेजोरिटी में कोई पार्टी नहीं दिख रहा है, तो फिर ये पीएम को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो इनका ये अपना डिस्क्रिशन होगा। देन दूसरा, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं कि अगर तो ऐसा हुआ कि अब किसी पार्टी के पास मेजोरिटी था, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि मेजोरिटी नहीं है या लोकसभा का कॉन्फिडेंस नहीं है, लोकसभा का कॉन्फिडेंस क्या हो गया, लूज हो गया, ठीक है। तो वो डिसमिस कर देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ये उनका डिस्क्रिशन हो जाएगा। देन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, तो यहाँ पे हमने देखा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी डिसमिस कर सकते हैं, यहाँ पे लोकसभा को भी डिसोल्यूशन किया जा सकता है अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी को वो लूज कर दे तो, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है। ये 3 कंडीशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि वो पीएम को अपॉइंट करेंगे जब कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं होगा, ये वो डिसमिस कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जब लोकसभा में कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, और वो डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है मेजोरिटी लूज कर देते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अब मेजोरिटी में नहीं है, मेजोरिटी लूज कर देते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। देन अब देखते हैं गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है। जैसे हमने देखा प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है, लेकिन गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, ठीक है। रिजर्विंग बिल फॉर प्रेसिडेंट, तो ये जो है प्रेसिडेंट के लिए जब बिल को रिजर्व करेंगे तब इनका अपना डिस्क्रिशन होगा।
ठीक है, ये रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल। अब डेफिनेटली ये तो उनका डिस्क्रिशन होगा ही ना, अगर वो चीफ मिनिस्टर से या किसी से पूछेंगे तो कोई कहेगा क्या कि हाँ प्रेसिडेंट रूल लगाओ, तो ये उनका डिस्क्रिशन ही है, याद रखना है। तो जो बिल रिजर्व कर रहे हैं डिस्क्रिशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, वो रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट्स रूल को। देन इंफॉर्मेशन जब लेना रहेगा चीफ मिनिस्टर से तो ये भी इनका डिस्क्रिशन है, और ये एडमिनिस्टर करेंगे एडजॉइनिंग ड्यूटीज़ को, ये भी डिस्क्रिशन है। तो ये कुछ डिस्क्रिशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो आर्टिकल 201 के अंदर ही कैन गिव विद होल्ड एसेंट रिटर्न बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस कंसर्न और बोथ द हाउसेस रिजर्विंग इट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये इनका डिस्क्रिशन है, ठीक है। देन आर्टिकल 356 के अंदर ये एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, ऑन द इशू ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कि ठीक है स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गया है और वो रिकमेंड कर रहे हैं कि इम्पोज कर दिया जाए प्रेसिडेंट रूल स्टेट में, ठीक है। देन आर्टिकल 239 क्लॉज 2 के केस में कि वेयर द गवर्नर इज ऑल्सो अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सम यूटी, तो किसी भी यूटी का अगर एडमिनिस्ट्रेटर इनको अपॉइंट किया गया है तो उस एडमिनिस्ट्रेशन के केस में उन टेरिटरीज में ये इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंटली एक्ट ऑफ हिज कैबिनेट, ठीक है, ये कहा जा रहा है। देन आर्टिकल 167 वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं चीफ मिनिस्टर से रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स ऑफ द स्टेट, तो ये कुछ चीज़ हैं। तो ये हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है ये सब, और इनके पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन भी है, ठीक है। तो सिचुएशनल डिस्क्रिशन सेम एज प्रेसिडेंट, ये अपॉइंट करेंगे चीफ मिनिस्टर को जब कोई भी पार्टी का मेजोरिटी नहीं दिखेगा या सीएम की मृत्यु हो जाए, ठीक है। इस केस में कि अब दिख रहा है कि कोई भी पार्टी है ही नहीं मेजोरिटी में, ठीक है, तो मेजोरिटी पार्टी ही जीतेगी ना, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा देखने के लिए मिल ही नहीं रहा है, कोई मेजोरिटी पार्टी नहीं है, तो इसमें अपॉइंट किसको जो है ये सीएम को करेंगे, ठीक है। ये इनका सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, और ये डिसमिस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर उनकी मेजोरिटी लूज हो जाए, ठीक है। हम आगे सब कुछ पढ़ेंगे ये इन सब के बारे में, ठीक है, कि कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, तो उसमें हमें ये सब टर्म और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं अगर वो मेजोरिटी को लूज़ कर दे, और असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं अगर वो मेजोरिटी को लूज़ कर दे, तो ये सब सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, ठीक है। तो इसमें जैसे ही रहेगा तो हमें ये अगर 3 स्टेटमेंट दे दिया जाता है और कहा जाता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, तो हम जल्दी जल्दी में हमें लगेगा हम बिल्कुल करेक्ट मार देंगे, यार ये तो हमने पढ़ा है पॉलिटी में, ऐसा तो होता है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा ना कि ये सिचुएशनल है, ठीक है, ये वाला सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। देन अब देखते हैं डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से देख लेते हैं आर्टिकल 163, तो क्या कहा गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, की कहा जा रहा है कि यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए और चीफ मिनिस्टर हेड होना चाहिए, और ये एड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर को इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्सेप्ट इन सो फार as he by or under this constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion, तो कहा जा रहा है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे एक्सेप्ट तभी जब उनका अपना डिस्क्रिशन होगा, ठीक है। देन अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस, अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है, वेदर एनी मैटर or is not a matter as respects with the governor is by or under this constitution required to act in his discretion, the decision of governor in his discretion shall be final, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब भी इनके डिस्क्रिशन को लेकर के बात आएगी कि ये उनका डिस्क्रिशन गवर्नर का डिस्क्रिशन है या नहीं, इसमें गवर्नर का ही डिसीजन फाइनल होगा कि ये उनका डिस्क्रिशन है या नहीं, ठीक है। उसके बाद एंड द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग डन बाय गवर्नर शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट ही आउट नॉट हैव एक्टेड इन हिज डिस्क्रिशन, और इस बात पे क्वेश्चन भी अराइज नहीं किया जाएगा, ठीक है, कि उन्होंने अपने डिस्क्रिशन में काम किया या उन्होंने अपने डिस्क्रिशन में काम नहीं किया, ठीक है। ये डायरेक्टली कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। देन द कॉन्स्टिट्यूशन वेदर the question whether any and if so advice was tendered by minister to the governor shall not be inquired into any court, तो कहा जा रहा है कि जो भी एडवाइस दिया जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा गवर्नर को, उसको किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ 2025 में ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो ये देख लेते हैं, ठीक है। The Constitution of India explicitly mentions that in certain sphere of governor of state acts in his or her own discretion, तो ये कहा जा रहा है, तो हमने देखा कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि गवर्नर जो है अपने डिस्क्रिशन में काम करेंगे, ठीक है, कुछ स्फेयर में, सर्टेन स्फेयर में कहा जा रहा है, अगर यहाँ पे ऑल स्फेयर होता तो गलत हो जाता। देन देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज और हर ओन रिजर्व अ बिल
passed by state legislature for his or her consideration without it being forwarded by the governor of state concerned। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, ये स्टेटमेंट को देखिए कि क्या कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट खुद ही रिजर्व करेंगे बिल को, ठीक है, जो भी बिल पास किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, ठीक है, बिना गवर्नर के फॉरवर्ड किए बिना। तो ऐसा तो कुछ नहीं पड़ा है, हमने यहाँ पे देखा कि गवर्नर जो है रिजर्व करेंगे बिल को, प्रेसिडेंट थोड़ी ना रिजर्व करेंगे अपने लिए, ठीक है, तो गवर्नर रिजर्व करेंगे प्रेसिडेंट के लिए। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है और ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन में कि डायरेक्टली इस तरीके से मेंशन है कि हाँ गवर्नर का अपना कुछ डिस्क्रिशन है। तो आप देख सकते हैं कि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2025 का ही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा आंसर, 1 ओनली। ओके, 1 ओनली आंसर इसका होगा क्योंकि 2 तो गलत है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड कर रहा है। एक्सप्लिसिटली जब हम कह रहे हैं तो बिल्कुल लिखा हुआ है, मेंशन है, जैसे हमने ये वाला देखा कि डिस्क्रिशन के बारे में लिखा हुआ है। देन इम्प्लिसिट का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है लेकिन डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में डिट्टो वर्ड मेंशन नहीं है, ये है फर्क, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड कर रहा है डिस्क्रिशनरी पावर टू गवर्नर, आर्टिकल 163(1) में हमने देखा, क्लॉज 1 में, ठीक है। देन यहाँ पे हमने क्या देखा कि गवर्नर जो है एक्ट करेंगे एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सिर्फ डिस्क्रिशनरी मैटर में नहीं। आर्टिकल 163 क्लॉज 2 में हमने देखा कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा अराइज होता है डिस्क्रिशन के रिगार्डिंग तो गवर्नर का ही डिसीजन फाइनल होगा। और कहा गया कि जो भी एक्शन ऑफ गवर्नर है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि ही शुड और शुड नॉट हैव एक्सरसाइज्ड डिस्क्रिशन। देन आर्टिकल 200 में क्या कहा गया है, गवर्नर हैज पावर टू रिजर्व स्टेट बिल्स फॉर प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे किसके पास पावर है, गवर्नर के पास पावर है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लो क्या है कि पहले स्टेट लेजिस्लेचर, देन गवर्नर, देन प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर से प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के बाद फिर क्या है, गवर्नर, देन प्रेसिडेंट, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है एक्ट करेंगे ओनली ऑन बिल्स रिजर्व्ड बाय गवर्नर, तो जो बिल गवर्नर के द्वारा रिजर्व किया जाएगा उसी पे एक्ट करेंगे। कोई ऐसा सुओ मोटो पावर नहीं है कि वो खुद से ही स्टेट के बिल को लेंगे, ठीक है। तो रिजर्वेशन पावर किसके पास है, गवर्नर के पास है, प्रेसिडेंट के पास नहीं, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट इलेक्शन। अब इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से लेके कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है देखते हैं। तो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज आर्टिकल 54 में मेंशन है और इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। देन अगर यहाँ पे देखें रीजन, तो क्यों ऐसा है कि इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है इनको, तो ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है और रियल पावर जो है लाई करता है पीएम के साथ। तो डायरेक्ट इलेक्शन अगर होगा तो डायरेक्ट इलेक्शन इम्प्रैक्टिकल है और कॉस्टली होगा। देन वोटिंग मेथड अगर देखें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, सीक्रेट बैलेट से दिया जाएगा। तो ये वोटिंग मेथड है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नॉमिनेशन देखें तो नॉमिनेशन जो है 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स की जरूरत है। देन सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है कितना करना पड़ेगा, 15,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है क्या करना पड़ेगा, 15,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। और क्या कहा जा रहा है कि अगर 1/6 से कम जो है वोट मिले तो ये फॉरफीट हो जाएगा, ठीक है, मीन्स वापस नहीं मिलेगा। देन इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन इंक्लूड है, तो इलेक्टेड मेंबर, ये आपको सबसे पहले याद रखना है कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर रहेंगे। इलेक्टेड मेंबर, ओके। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी असेंबली, ठीक है। क्या क्या रहेगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी असेंबली, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। देन कौन इंक्लूड नहीं होगा, तो नॉमिनेटेड मेंबर इंक्लूड नहीं होंगे, किसी भी हाउस के नॉमिनेटेड मेंबर इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो काउंसिल इंक्लूड नहीं होंगे। यहाँ पे हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर की बात कर रहे हैं, तो काउंसिल नहीं होंगे, सिर्फ असेंबली होगा, काउंसिल नहीं होगा, ये बात याद रखना है। और जो नॉमिनेटेड एमएलए है दिल्ली और पुडुचेरी के, वो भी नहीं होंगे, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होंगे, नॉमिनेटेड नहीं होंगे, ये पूछा भी जा चुका है। तो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट जो है ये कंप्राइज किस किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है, यूनियन और स्टेट्स से मिलकर के। तो मेकिंग द प्रेसिडेंट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ, इसीलिए प्रेसिडेंट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है दोनों के, स्टेट के एंड एग्जीक्यूटिव दोनों के। तो अब गवर्नर के बारे में देख लेते हैं। तो ये इलेक्टेड नहीं है, ये इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और ये नॉमिनी है सेंट्रल गवर्नमेंट के। और ये जो कॉन्सेप्ट है बोरो किया गया है ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। यहाँ पे कैनेडियन
इंडियन मॉडल को फॉलो किया जाता है और गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है सेंटर के द्वारा। देन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया कि एक गवर्नर जो है, वन गवर्नर में बी अपॉइंटेड फॉर 2 और मोर स्टेट, ठीक है, कि एक गवर्नर को 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। देन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है 1979 का कि गवर्नर जो है इज़ नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कि गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, उनका अपना इंडिपेंडेंट ऑफिशियल इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ठीक है, ये कहा गया है। देन अब देखते हैं वैल्यू ऑफ वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इसको भी पूछा जा चुका है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, वैल्यू ऑफ वोट से लेकर। तो समझते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट का क्या वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, तो देखते हैं, तो जो एमएलए का वैल्यू है वोट का, तो ये वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है, वेरीज अक्रॉस स्टेट, स्टेट टू स्टेट वैल्यू ऑफ वोट अलग होगा, ठीक है। सेम वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए विद इन द सेम स्टेट। अब ये याद रखना है कि अगर 2 स्टेट है, अगर हम ले रहे हैं यूपी को और अरुणाचल को, ठीक है, अगर 2 स्टेट हमने उठाया है, 2 स्टेट को अगर हम कंपैरिजन करें तो इनका वोट का वैल्यू जो है वेरी करेगा, ठीक है, दोनों स्टेट में इनका वोट का वैल्यू वेरी करेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ यूपी की ही बात करें, एक ही स्टेट की बात करें, तो एमएलए का वोट का वैल्यू सेम ही होगा, मतलब सेम स्टेट में सेम और अलग स्टेट में अलग, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो है एमएलए का वोट क्या करता है, वेरी करता है, वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। लेकिन जैसे विद इन आप देख लें, ठीक है, अगर इस तरीके से रहे कि सेम विद इन द स्टेट, तो फिर ये गलत नहीं है, ठीक है, विद इन द स्टेट सेम होगा और 2 स्टेट की बात अगर है तो अलग होगा। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें कि उत्तर प्रदेश के पास क्या है, हाईएस्ट वोट वैल्यू है पर एमएलए, ठीक है, 208 है वोट वैल्यू, बिकॉज इच एमएलए रिप्रेजेंट अ लार्ज पॉपुलेशन, क्योंकि हर एमएलए क्या कर रहा है, लार्ज पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें अरुणाचल के पास, तो यहाँ पे लोअर वैल्यू है वोट का, कितना है, 8 है, क्योंकि यहाँ पे एमएलए जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्यूअर पीपल को, कम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ वोट के वैल्यू में फ़र्क है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब बात आई यूपी और अरुणाचल की, तो यहाँ पे क्या है, वोट वैल्यू ऑफ वोट अलग है, वेरी कर रहा है। और अगर जब हम यूपी की बात करेंगे तो हर एमएलए का वोट का वैल्यू क्या होगा, 208 ही होगा, चाहे कोई भी एमएलए हो यूपी का। देन ये सिस्टम ऐसा क्यों है, द सिस्टम इंश्योर दैट वेट ऑफ एन एमएलएज वोट इज इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन। तो ये एमएलए का वोट पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है ना, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो अगर हम देखें उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम्पल लेते हैं फिर से, कि यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी हाई है, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा, पॉपुलेशन को देखा जाएगा और एमएलए को देखा जाएगा। तो यहाँ टोटल कितना होगा, तो 403, और वैल्यू ऑफ वोट कितना होगा एमएलए का, तो 208। सो 403 एमएलएज ऑफ यूपी हैव वोट वैल्यू 208 ईच। तो अगर 403 एमएलए हैं यूपी के, ठीक है, तो इनका वोट का वैल्यू 208 होगा हर एमएलए के लिए, ठीक है। ये याद रखना है कि अगर 403 एमएलए हैं कहाँ के, यूपी के, तो इनके वोट का वैल्यू, ठीक है, यूपी के एमएलए के वोट का वैल्यू हर किसी का 208 ही होगा, इस बात को याद रखना है आपको, ठीक है। देन सिक्किम, अगर हम देखें तो सिक्किम का पॉपुलेशन बहुत कम है और एमएलए यहाँ पे कितना है, अगर मान लीजिए नहीं 32 हैं, ठीक है, तो 32 हैं, तो इनका वैल्यू क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 7, कि ऑल एमएलएज ऑफ सिक्किम हैव वोट वैल्यू इज इक्वल टू 7। तो जितने भी एमएलए हैं सिक्किम के, तो वो वोट देंगे तो उनका क्या काउंट होगा, 7 काउंट होगा, ठीक है, 7 ईच। तो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखा जाता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है, और इसको डिवाइड किया जाता है जितना पॉपुलेशन है, फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000, ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो ये बात याद रखना है आपको कि टोटल पॉपुलेशन देखा जाता है बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000, ठीक है। तो ये 1971 के सेंसस के ऊपर बेस्ड है। और अब देखते हैं, ये हमने एमएलए का वोट देखा कि ये वेरी करेगा अक्रॉस स्टेट। हमने देखा कि अगर यूपी में 208 है तो सिक्किम में 7 हो रहा है, तो ये वेरी कर रहा है ना अक्रॉस स्टेट। अब ऐसा क्यों है, यहाँ पे हमने रीज़न भी देख लिया कि यहाँ पे जो है ये देखा जाता है कि कौन कितना लोगों को, ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कोई एमएलए हैं वो ज़्यादा लोगों को, अगर वो ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज अगर कोई एमएलए हैं जो 1000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कोई एमएलए हैं किसी स्टेट के जो 800 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ वोट किन का ज़्यादा होगा, 1000 वाले का, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट है। तो अब देखते हैं एमपी के केस में क्या होता है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी। तो इसको अब देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है। तो
सेम होता है, जितने भी एमपी है उनका वैल्यू ऑफ वोट सेम होता है। लोकसभा और राज्यसभा के एमपी का वैल्यू, वोट का वैल्यू सेम होता है। अगर कोई लोकसभा का एमपी है, ठीक है, अगर कोई राज्यसभा का एमपी है, तो इनका वैल्यू क्या होगा, वोट का वैल्यू सेम ही होगा। तो फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ एमपीज वोट इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज वोट बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। तो यहाँ पे जितने भी एमएलए का वोट होगा उसको फिर डिवाइड किया जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज से, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि टोटल पॉपुलेशन, फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद इनटू 1/1000। और यहाँ पे क्या है फॉर्मूला कि वैल्यू ऑफ एमपीज वोट इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज वोट। तो यहाँ पे एमएलएज का वोट रहेगा और उसको डिवाइड किया जाएगा कि कितने नंबर ऑफ एमपीज हैं, ठीक है। तो ये है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, द कंबाइंड वैल्यू ऑफ ऑल एमपीज वोट इज रफली इक्वल टू कंबाइंड वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज। तो रफली जैसे कि जितने भी टोटल एमपी हैं और जितने भी टोटल एमएलएज हैं, इनको अगर कंबाइन किया जाएगा, जब इकट्ठा किया जाएगा तो रफली बराबर होगा, ये कहा जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम बराबर, रफली इक्वल। देन यहाँ पे क्यूमुलेटिव वोट अगर लोकसभा एमपी का देखे और राज्यसभा एमपी का देखें, अगर लोकसभा और राज्यसभा के एमपी का वोट को इकट्ठा किया जाए तो यहाँ पे लोकसभा एमपी का वोट ग्रेटर होगा देन राज्यसभा एमपी। अब ऐसा क्यों है, हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों का वोट, वैल्यू ऑफ वोट तो बराबर है, लेकिन क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा मेंबर हैं, राज्यसभा के कंपेयर में तो काफ़ी ज़्यादा मेंबर है ना लोकसभा में, इसलिए तो जब क्यूमुलेटिव वोट देखा जाएगा कि राज्यसभा का कितना है इकट्ठा करके, जब हम एक एक का देख रहे हैं तो लोकसभा राज्यसभा बराबर है, लेकिन क्यूमुलेटिव इकट्ठा करके देखा जाएगा तो लोकसभा का ज़्यादा होगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ वोट, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मेंबर हैं, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव वोट को याद रखना है। तो यहाँ अगर आप एक चीज़ सिंपली याद करना चाहें तो आप क्या याद करेंगे कि एमएलए का वोट जो है वेरी करेगा अक्रॉस स्टेट और एमएलए का वोट सेम होगा विद इन द स्टेट, ठीक है। ये है बस सिंपल 2 लाइन का कि एमएलए का वोट जो है क्या होगा, सेम होगा कहाँ पे, विद इन स्टेट, और डिफरेंट होगा अक्रॉस स्टेट, बस ये। उसके बाद एमपी के बारे में देखें तो लोकसभा और राज्यसभा के एमपी का वोट बराबर होगा। देन एक और स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है कि एमएलए और एमपी का वोट जब इकट्ठा किया जाएगा तो लगभग बराबर होगा, ठीक है, लगभग। देन और क्या कहा जा रहा है कि लोकसभा एमपी का वोट जो है जब कंपेयर करेंगे क्यूमुलेटिव वोट तो राज्यसभा एमपी से ज़्यादा होगा, क्यूमुलेटिव, ठीक है, जब इकट्ठा करके हम देखेंगे, क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा मेंबर हैं, दैट्स इट, ठीक है। हमने इतनी सारी बात पढ़ी पर इतना ही आपको याद रखना है, यही करक्स है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखें क्वेश्चन जो कि बहुत कंफ्यूज हुए थे सब लोग 2023 में, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, आया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द मेंबर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट आर ऑल्सो एलिजिबल टू इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर तो होगा ही नहीं इलेक्टोरल कॉलेज में, जो भी होंगे जब भी होंगे तो इलेक्टेड मेंबर होंगे, तो एक तो सीधा ही आपको दिख रहा है कि गलत है, ठीक है। देन दूसरा कहा गया है, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट हायर द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। तो क्या ऐसा थोड़ी ना है कि अगर किसी का सीट किसी स्टेट में ज़्यादा है, अगर किसी स्टेट में एमएलए का सीट 300 है और किसी स्टेट में एमएलए का सीट कितना है, इलेक्टिव एमएलए का सीट 200 है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि जहाँ पे हायर द नंबर है, ठीक है, तो उन्हीं का हायर वैल्यू ऑफ वोट होगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके बेसिस पे है, या ये फॉर्मूला जो है पॉपुलेशन के बेसिस पे है, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है कि यहाँ पे जो है मैटर ये करता है कि एक एमपी कितने नंबर ऑफ लोगों को रिप्रेजेंट करता है। जो एमपी ज़्यादा नंबर ऑफ लोगों को रिप्रेजेंट करेगा तो उन्हीं को जो है क्या होगा, उनका वैल्यू ऑफ वोट जो है ज़्यादा होगा, ये है कॉन्सेप्ट। तो इसलिए ये दूसरा भी गलत है। देन तीसरा देखते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसका वैल्यू ऑफ वोट ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर जो है 1 ओनली है। अब हम डिटेल में और देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहला हमने देखा कि इलेक्टोरल कॉलेज में नॉमिनेटेड कोई होगा ही नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली का होगा, ठीक है, ये हमने देखा। देन वैल्यू ऑफ वोट का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, कि स्टेट का पॉपुलेशन बाय टोटल एमएलए,
और उसके बाद इसको 1000 से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो सेंसस को पॉपुलेशन के लिए कौन सा सेंसस यूज़ किया जाता है, 1971 का सेंसस यूज़ किया जाता है एज पर 84th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और वोट का वैल्यू जो है वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, ये हम देख चुके हैं। तो ये है फॉर्मूला, ऐसा यहाँ पे नहीं है जो इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि द मेंबर्स हायर नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट हायर द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट, ऐसा तो नहीं है, ये तो फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है। देन तो लॉजिक यहाँ पे क्या है, हायर पॉपुलेशन पर एमएलए, ठीक है, हायर वोट वैल्यू, लोअर पॉपुलेशन पर एमएलए तो लोअर वोट वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम सिंपली इस चीज़ का मतलब समझना चाहें, हायर पॉपुलेशन पर एमएलए का मतलब कि 1 एमएलए रिप्रेजेंट मोर पीपल, ठीक है, सो दैट एमएलएज वोट कुड कैरी मोर वेट। तो अगर एक एमएलए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं तो एमएलए का वोट में क्या होगा, अगर वो वोट करते हैं तो मोर वेट रहेगा, वो ठीक है, वेट रहेगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके वोट का वैल्यू हाई होगा। देन जो केस 2 है कि अगर लोअर पॉपुलेशन पर एमएलए है, तो अगर एक एमएलए कम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एमएलए का वोट कैरी करेगा लेस वेट, ठीक है, तो वोट का वैल्यू कम होगा। यही एग्जाम्पल याद रखना है कि अगर कोई एक एमएलए है जो 1000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कोई एक एमएलए है जो 800 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो 1000 लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे उनका वैल्यू ऑफ वोट ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है ये। देन स्टेटमेंट 3, तो स्टेटमेंट 3 भी गलत है, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ वोट है ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में एमएलए का वैल्यू ऑफ वोट लेस है, कम है, ठीक है, किससे, केरला से, इसीलिए जो है ये भी गलत है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज लेस देन दैट ऑफ द वोट ऑफ वैल्यू ऑफ ईच एमएलए ऑफ केरला एज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू द इलेक्टिव सीट्स इन केरला इज ग्रेटर, ठीक है, रिलेटिव टू द मध्य प्रदेश। तो ये गलत है। और चौथा स्टेटमेंट सिर्फ सही है, ऑप्शन ओनली 1 होता है, ठीक है, ऑप्शन ए ओनली 1। तो चौथा जो है क्या है इसमें कि द वोट वैल्यू ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी का हायर है देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू द इलेक्टिव सीट्स इन पुडुचेरी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला सही है। और जो 2022 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो वोट ऑफ वैल्यू था हर एमएलए का, पुडुचेरी का कितना था, 16 था, ठीक है, और वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में कितना था, 8 था। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाता है, सिर्फ ये नहीं देखा जाता कौन सा स्टेट कितना बड़ा है, कौन सा स्टेट में किस तरीके से है, ठीक है। तो पॉपुलेशन की बेसिस के ऊपर होता है ये। देन अब देखते हैं विनिंग कोटा, ठीक है, इलेक्टोरल कोटा कितना होना चाहिए। तो कौन से कैंडिडेट को हम मानेंगे कि वो मतलब जीत गए हैं, तो अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मोर देन 50% ऑफ वैलिड वोट्स, ठीक है, कि कैंडिडेट को कितना सिक्योर करना पड़ेगा, मोर देन 50% ऑफ वैलिड वोट्स। देन इलेक्टोरल कोटा क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड बाय 2 + 1, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज किया जाता है। तो ये फॉर्मूला है इलेक्टोरल कोटा का। तो आपको इतना याद रखना है कि कैंडिडेट को कितना सिक्योर करना पड़ेगा, मोर देन 50% ऑफ वैलिड वोट्स, ओके। देन अब देखते हैं आर्टिकल 71 में क्या कहा जा रहा है। डिस्प्यूट के बारे में कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, इसको भी पूछा जा चुका है, तो इसमें क्या होगा। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है इसमें। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है, ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का है। जो भी डिस्प्यूट आएगा इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट आएगा तो ये किसके पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा डायरेक्टली। मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन से लेकर के कोई भी अगर डिस्प्यूट आता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। जब हम बात कर रहे हैं ओरिजिनल का मतलब होता है कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, कोई एपेलेट मैकेनिज्म के थ्रू नहीं कि पहले हाई कोर्ट के पास जाएगा, नहीं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। और एक्सक्लूसिव कहने का मतलब कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास से ही जाएगा, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा इनके इलेक्शन के रिगार्डिंग वो फाइनल होगा। और जो भी प्रीवियस एक्ट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया होगा, ठीक है, वो इनवैलिडेट नहीं होगा, ठीक है। अगर ये पता चल गया कि उनका इलेक्शन जो है वॉइड है, सही नहीं था और उनके इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, तो जो भी एक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया रहेगा पहले, तो वो वॉइड इनवैलिडेट नहीं होगा, यही कहा जा रहा है, ठीक है। देन इलेक्टोरल कॉलेज वैकेंसीज अगर देखें, अ वैकेंसी इन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर एनी रीजन कैन नॉट बी ग्राउंड्स टू चैलेंज
द इलेक्शन। तो आप जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इस बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते कि वैकेंसी रह गया था इलेक्टोरल कॉलेज में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 71 में क्या है, मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी डाउट और डिस्प्यूट आता है, ठीक है, इलेक्शन के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का, तो इसको इंक्वायर किया जाएगा किसके द्वारा और डिसाइड किया जाएगा किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है फाइनल होगा, ठीक है। इफ द इलेक्शन ऑफ ए पर्सन एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड, और अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि हाँ इनका जो है इलेक्शन सही नहीं है, वॉइड है, तो जो भी एक्ट उनके द्वारा किया गया रहेगा, ठीक है, एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एज द केस में बी ऑन बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी इनवैलिडेटेड, तो वो इनवैलिडेट नहीं रहेगा, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायर किया सब कुछ, क्या सुप्रीम कोर्ट को पता चला, ठीक है, सारे प्रूफ के बेसिस पे या जो भी है कि ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन सही नहीं था, तो वो इलेक्शन को क्या कर रहे हैं, वॉइड कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन वॉइड हो गया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो भी काम किया गया हुआ होगा प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा उस इलेक्शन से, मतलब उस जजमेंट से पहले, तो वो इनवैलिडेट नहीं होगा, ठीक है। देन सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट मे बाय लॉ रेगुलेट एनी मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट जो है बाय लॉ क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है कोई भी मैटर को, ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट किससे इलेक्शन से रिलेटेड मैटर को कौन रेगुलेट करेगा, तो डेफिनेटली पार्लियामेंट ही करेगा। और जब यहाँ पे डिस्प्यूट आ रहा है तब ये प्रेसिडेंट के सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, ये कहा जा रहा है, ठीक है। देन इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन ए क्वेश्चन ऑन ग्राउंड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी। तो कहा जा रहा है आप इस चीज पे क्वेश्चन नहीं करेंगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कि यहाँ पे कोई वैकेंसी रह गया था, ठीक है, वैकेंट था यहाँ पे सीट, फॉर वॉट एवर रीजन अमंग द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टिंग हिम। तो यही कहा जा रहा है कि वैकेंसी की वजह से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट का ड्यूटी क्या है, ये भी जो है 2012 में पूछा जा चुका था। ड्यूटी टू ले बिफोर पार्लियामेंट, की उनकी ड्यूटी है कि पार्लियामेंट के सामने इन सब रिपोर्ट को लेके जाएंगे, जो रिकमेंडेशन होगा यूनियन फाइनेंस कमीशन का, रिपोर्ट जो होगा कैग का, ठीक है, रिपोर्ट होगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का, तो ये सब ये लेकर के जाएंगे। अब देखते हैं इनके पास कौन सा वीटो है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो है, ठीक है, परमानेंट विथ होल्डिंग ऑफ एसेंट, और सस्पेंसिव वीटो है। एक तो उन्होंने क्या कर लिया कि परमानेंट विद होल्ड कर लिया एसेंट को, दूसरा सस्पेंसिव वीटो है कि वो बिल को रिटर्न कर रहे हैं रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन दोबारा पास हो गया तो अब प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा, और ये एप्लीकेबल नहीं है मनी बिल के केस में, ये कहा जा रहा है, ठीक है। देन पॉकेट वीटो, मतलब यहाँ पे क्या है कि प्रेसिडेंट जो है बिल को पेंडिंग रख सकते हैं इनडेफिनेटली, ठीक है, कि इनडेफिनिट पीरियड के लिए प्रेसिडेंट जो है बिल को पेंडिंग रख सकते हैं, ठीक है, और कोई टाइम लिमिट नहीं है डिसीजन के लिए कि कितने दिन तक वो बिल को पेंडिंग करेंगे, लेकिन यूएसए में 10 डेज के अंदर एक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट का पॉकेट क्या है, बड़ा है यूएसए के प्रेसिडेंट से। देन क्वालिफाइड वीटो, तो ये वाला कैसा वीटो होता है कि यहाँ पे वीटो को ओवरराइड किया जा सकता है लेजिस्लेचर के द्वारा हायर मेजोरिटी से, ठीक है, मतलब कि प्रेसिडेंट के इस वीटो को क्या किया जा सकता है, अगर लेजिस्लेचर में हायर मेजोरिटी हुआ तो इसको ओवरराइड किया जा सकता है, और ये एप्लीकेबल नहीं है इंडिया में क्वालिफाइड वीटो नहीं है, यूएसए में है, ठीक है। अब देखते हैं पार्डनिंग पावर, तो इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी, मतलब ये पार्डनिंग पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, यहाँ जुडिशरी का रोल नहीं है, ये याद रखना है। तो पार्डन, ठीक है, ये एक्स्ट्रा जो है पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, और गवर्नर के पास भी है। तो पार्डन जो है मतलब कंप्लीटली एब्सॉल्व्स द पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट, की पर्सन को जो है पूरे तरीके से पनिशमेंट से क्या कर दिया गया, बचा लिया गया, ठीक है, माफ कर दिया गया उनका पनिशमेंट। देन कम्यूटेशन कहने का मतलब है कि सब्सटीट्यूशन ऑफ पनिशमेंट विद अ लाइटर वन, कि अगर कोई पहले स्ट्रिक्टर पनिशमेंट था तो स्ट्रिक्टर से लाइटर, ठीक है, कम्यूटेशन के स्ट्रिक्टर से लाइटर। देन कमीशन, सॉरी नॉट कमीशन, दैट इज रिमिशन। तो रिमिशन का मतलब है रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ पनिशमेंट, कि पनिशमेंट के ड्यूरेशन को कम करना विदाउट चेंजिंग द नेचर। यहाँ पे नेचर नहीं बदलेगा, जो पनिशमेंट दिया गया था वही रहेगा, अगर पहले 10 साल का था तो 5 साल कर दिया जाएगा। देन रिस्पाइट का मतलब है लेसर
पनिशमेंट, अब यहाँ पे कम पनिशमेंट ही दिया जाएगा स्पेशल सर्कमस्टांसेस और कंडीशन की वजह से, जैसे प्रेगनेंसी के केस में, डिसेबिलिटी के केस में। देन रिप्रीव का मतलब है टेम्परेरी स्टे लगा देना ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट, तो टेम्परेरी रिलीफ दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ दिया जा रहा है, ये है। तो पार्डन का मतलब कंप्लीटली माफ कर देना, कम्यूटेशन का मतलब है कि स्ट्रिक्टर से लाइटर वन, कमीशन का मतलब है कि रिड्यूस करना ड्यूरेशन पनिशमेंट का 10 साल से 5 साल, रिस्पाइट का मतलब है कि लेसर पनिशमेंट दिया जाना, रिप्रीव का मतलब है कि टेम्परेरी स्टे लगा देना ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट। देन नेक्स्ट देखते हैं स्कोप ऑफ प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर, ठीक है। ये अप्लाई किसके ऊपर होगा? पनिशमेंट अंडर यूनियन लॉ में अप्लाई होगा। देन कोर्ट मार्शल के केस में कौन जो है पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास है। देन डेथ सेंटेंस के केस में पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास है, और सब्जेक्ट टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू मारूराम केस में कहा गया है, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज करेंगे तो ये एड एंड एडवाइस पे ही करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, ये दविंदर पाल सिंह केस में कहा गया है। मस्ट बी एक्सरसाइज विद ए रीजनेबल टाइम फ्रेम, और रीजनेबल टाइम फ्रेम में ही एक्सरसाइज किया जाना चाहिए। और ये भी कहा गया है नो राइट टू ओरल हियरिंग फ्रॉम द कन्विक्ट, तो ओरल हियरिंग नहीं, मतलब रिटन में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? नो राइट टू ओरल हियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसके बारे में देखा? पार्डनिंग पावर। तो यहाँ आप समझते हैं पार्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट का और गवर्नर का क्या अंतर है। सबसे पहले आर्टिकल 161 और आर्टिकल 72, वैसे तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। स्कोप क्या है? वाइडर है, और गवर्नर का यहाँ पे लिमिटेड है, यहाँ पे सिर्फ स्टेट लॉ में ही अप्लाई होगा, और ये अप्लाई होगा यूनियन स्टेट कंकरेंट सारे लॉ पे, ठीक है। तो ये इनका जो है वाइडर है, और इनका जो है लिमिटेड अप्लाइज ओनली टू द मैटर अंडर स्टेट लॉज, तो सिर्फ ये स्टेट लॉ के अंदर ही होगा, ठीक है। देन कोर्ट मार्शल, तो ये ग्रांट कर सकते हैं पार्डन जो है कहाँ पे? कोर्ट मार्शल के केस में, ठीक है। और ये कोर्ट मार्शल के केस में नहीं ग्रांट कर सकते पार्डन। देन डेथ सेंटेंस अगर देखें तो ये पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिट, सस्पेंड और कम्यूट कर सकते हैं डेथ सेंटेंस को, तो ये डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं करेंगे। उसका अथॉरिटी देखें तो प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और यहाँ पे जो है ये स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे एक्ट करेंगे। तो अब नेक्स्ट समझते हैं कि जो है पार्डनिंग पावर इसके अलावा भी कहीं है क्या, तो कुछ रिलेटेड प्रोविजन है, समझते हैं। तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस श्रीहरन वर्सेस जो है वी श्रीहरन केस में क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्डन करने का पावर है ये प्रेसिडेंट के पास है और गवर्नर के पास है, लेकिन कुछ स्टेट्यूटरी पावर भी है जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, कि वो कम्यूट कर सकते हैं या रिमिट कर सकते हैं सेंटेंसेस को सेक्शन 432 एंड 433 ऑफ CRPC के अंदर, ठीक है। तो ये पैरेलल पावर है, स्टेट्यूटरी पावर है अंडर CRPC सेक्शन 432 एंड 433 इज अवेलेबल इवन इफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हैव ऑलरेडी एक्सरसाइज्ड, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को ऑलरेडी एक्सरसाइज कर लिया गया है, लेकिन फिर भी ये स्टेट्यूटरी पावर जो है ये पैरेलल पावर है। देन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जब कहा जा रहा है तो ये डिफाइन है कहाँ पे? सेक्शन 432, ठीक है, क्लॉज 7 ऑफ CRPC में क्या कहा गया है कि स्टेट हैज़ प्राइमरी अथॉरिटी। यहाँ पे स्टेट के पास जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है कौन? तो स्टेट के पास तो प्राइमरी अथॉरिटी है, ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी प्राइमेसी है केसेस में जिसको कि इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है CBI के द्वारा, ठीक है, CBI जैसे एजेंसीज के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है या सेंट्रल लॉ इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे जनरली अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट है, लेकिन अगर यहाँ सेंटर का कोई जो है लॉ है या CBI जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी प्राइमेसी है। देन और एक चीज़ क्या है यहाँ पे? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो इट कन्फर्म दैट लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द वंस नेचुरल लाइफ। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या है कि अपने नेचुरल लाइफ तक जो है उनको इम्प्रिजनमेंट होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट के पास स्टेट्यूटरी राइट है कि वो रिमिट कर सकती है कब? आफ्टर ए मिनिमम ऑफ 14 ईयर्स, की 14 साल के बाद जो है रिमिट कर सकते हैं। ये किसके पास पावर है? ये गवर्नमेंट के पास स्टेट्यूटरी पावर है। तो यहाँ पे हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी देख ली, ठीक है। बेसिकली कहने का यही मतलब है कि ऐसा नहीं है कि और कहीं जो है या गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है ये पार्डन करने का, गवर्नमेंट के पास भी पावर है। तो अब जो पहले ओल्ड लॉ था CRPC में, अब न्यू लॉ BNS में तो चेंज हो गया है, इसलिए मैंने इसको एक यहाँ पे डाल दिया कि सेक्शन जो है 432 अब कहाँ पे है? जो ये पावर टू रिमिट सेंटेंसेस, ये सेक्शन 432 में था, अब सेक्शन 473 में है। पावर टू कम्यूट सेंटेंसेस, ये सेक्शन 433 में था, अब ये सेक्शन 474 में है। और 14 ईयर मिनिमम रूल, ये सेक्शन 433A में था, अब सेक्शन 475 में है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल क्या है? तो ओल्ड लॉ में था कि कंसल्ट करना पड़ेगा इनको, कंसल्टेशन से काम चल जाता था, और अब यहाँ पे कंकरेंस मीन्स मैंडेटरी है
कि जो है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ कोई चीज़ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मैंडेटरी यहाँ पे जो है कंसल्ट करना ही पड़ेगा, कंकरेंस रोल है, अब मैंडेटरी है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ जो है ओल्ड CRPC अब न्यू BNS है, ठीक है, ये सब है। देन अब देखते हैं पावर ऑफ द प्रेसिडेंट विथ रिस्पेक्ट टू द बिल्स। तो बिल्स के रिगार्डिंग ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बस यहाँ पे एक बार समझ जाते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन कभी आए तो गलत ना हो। तो ऑर्डिनरी बिल के केस में क्या पावर है, जब सेंट्रल लेजिस्लेशन की बात है या स्टेट लेजिस्लेशन की बात है, तो देखते हैं दोनों केसेस में। तो सेंट्रल लेजिस्लेशन में अगर वो क्या करेंगे, रेटिफाई कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं, सस्पेंसिव वीटो। सेम जो है यहाँ पे भी है कि रेटिफाई कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं, सस्पेंसिव वीटो। मनी बिल के केस में ये रेटिफाई करेंगे, ठीक है, रिजेक्ट कर सकते हैं लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है, कि यहाँ पे भी वही है कि रेटिफाई करेंगे, रिजेक्ट करेंगे लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते, सस्पेंसिव वीटो नहीं है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में क्या है, कैन ओनली बी रेटिफाई, यहाँ रेटिफाई ही किया जाएगा, ये ना तो रिजेक्ट करेंगे ना ही रिटर्न करेंगे, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेचर के केस में तो एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ चीज़ है। सो अब यहाँ पे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो पार्ट 5 में यूनियन के बारे में है, ठीक है, द यूनियन, और चैप्टर 1 में एग्जीक्यूटिव के बारे में है। देन प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल कौन कौन सा है, आर्टिकल 52 में क्या कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है, 54 में इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 56 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, 57 में एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, ठीक है। देन 58 में क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट। देन 59 में कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। आर्टिकल 60 में ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। 61 में इम्पीचमेंट। 62 में क्या है, टाइम ऑफ इलेक्शन टू फिल वैकेंसी प्लस टर्म इन कैजुअल वैकेंसी, ठीक है, तो ये 62 में है। देन वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अगर देखें तो आर्टिकल 63 में है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 में है कि वाइस प्रेसिडेंट क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के। 65 में है कि वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट वैकेंसी और एब्सेंस के केस में, ठीक है। देन आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 67 द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 68 टाइम ऑफ इलेक्शन टू फिल वाइस प्रेसिडेंट वैकेंसी प्लस टर्म। 69 में ओथ है और एफर्मेशन है बाय द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। देन कुछ और चीज़ें, आर्टिकल 70 में क्या है, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन। 71 में है मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। 71 में है पावर ऑफ पार्डन, रिप्रीव, रिमिशन एटसेट्रा, ठीक है। 73 में क्या है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। देन 74 एंड 75 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में है, ठीक है। 74 में है कि एड एंड एडवाइस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को। 75 में है अदर प्रोविजंस रिगार्डिंग मिनिस्टर्स। देन 73 में है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। आर्टिकल 76 में है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 78 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। उसके बाद अब जो है एग्जीक्यूटिव में जो है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है।